हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो हम लोग बोर्ड द्वारा जारी यूपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर गणित का सॉल्व किए थे, उसमें हम लोगों ने जो 20 एमसीक्यू सॉल्व किया था, अब इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? और इस एक वीडियो में पूरे के पूरे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, यानी 2 मार्क वाले, 4 मार्क वाले और 6 मार्क वाले, सभी के सभी प्रश्नों को करेंगे। जो अथवा वाले हैं, उनको भी करेंगे। तो चलो, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और बाकी इसका जो एमसीक्यू वाला है, जो मैंने एमसीक्यू ये सब सॉल्व किया था, उसकी वीडियो आप देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर उसे देख लेना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। इधर जो हम लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इधर आ जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से खंड अ में तो आपका 20 एमसीक्यू। अब खंड ब में आप लोग का ये क्या स्टार्ट होता है, आपका इसमें ये सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो चलो इनको करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो, आपका पहला प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए, और इसमें क ख ग घ कर दी है, यानी सभी प्रश्नों को करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। और ये 2-2 मार्क वाले हैं। चलो पहले प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। हमें बताना है कि यह एक भाज्य संख्या क्यों है। और देखो, इन सारे सवालों का ना मैंने पहले से, जैसा कि आप जानते हो, हमने ये लक्ष्य बैच के बच्चों के लिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर बनाया हुआ है, ठीक है? तो वही मैंने पहले से ही ये ला रखा है। इसी के माध्यम से मैं पूरा का पूरा आपको समझा दूंगा, जिससे ज़्यादा टाइम ना लगे। क्लियर मेरे भाई? चलो, और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अभी चलो इसका 1-2 सवाल लगवा लेता हूँ, ठीक है? ये 2 सवाल उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक? चलो, और जितने भी लक्ष्य बैच के बच्चे हैं मेरे भाई, मैंने लक्ष्य बैच पे ये जो एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू का पूरा टेस्ट डाल दिया है, ठीक? तो आप इस वीडियो के बाद, मैं उसको अभी लाइव नहीं किया हूँ, वीडियो शूट करने के बाद ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट मैं लाइव कर दूंगा। तो आप जाकर वहाँ पे टेस्ट भी देना, और वहीं पे इसका पूरा का पूरा पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और पीडीएफ वो अभी जो दिखा है वो भी अवेलेबल है। तो कैसे भी करो, आपको सब कुछ अवेलेबल है वहाँ, आप पढ़ो, ठीक? चलो, क्या है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। अब देखो, भाज्य संख्या क्यों है, तो सबसे पहले तो हमें मालूम रहना चाहिए कि भाज्य संख्या होती क्या है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, 2 संख्याएं होती है। एक भाज्य होता है, एक क्या होता है आपका, अभाज्य होता है। भाज्य संख्या में जैसे आपका 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब चीज़ें भाज्य हैं। अभाज्य संख्या में आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये अभाज्य संख्या है। अब इसमें अंतर क्या होता है, देखो, जो भाज्य संख्याएं होती है, वो एक तो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, मतलब उनमें भाग चला जाता है। जैसे 8 है, तो 8 में हम 1 से भी भाग दे सकते हैं, और एक खुद 8 से भी भाग दे सकते हैं, और इसके अलावा अन्य संख्याओं से, जैसे 2 से भी इसमें भाग दिया जा सकता है, 4 से भी दिया जा सकता है। यानी 2 से अधिक संख्याओं से क्या भाग दिया जा सकता है इसमें, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन अभाज्य संख्याओं में केवल एक तो 1 से, और एक स्वयं, उसके अलावा किसी अतिरिक्त संख्या से इसमें भाग नहीं जाता है। जैसे 3 है, तो 3 में देखो, एक तो 1 से हम लोग दे सकते हैं, और एक खुद 3 से। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं मिलेगी जिससे हम लोग भाग दे ले। या 5 देख लो, 7 देख लो, या फिर आगे जो 11 अभाज्य संख्या होती है, आप देख लो ना, केवल एक और उस संख्या के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दे सकते। तो ये तो एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। और एक और कॉन्सेप्ट होता है कि भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं ना, वो हमेशा 2 से अधिक होते हैं। 2 से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जैसे 8 का गुणनखंड देखा जाए तो क्या होगा, 1 को भी मैं ले लेता हूँ, हालांकि 1 को नहीं लेते हैं, लेकिन ले लेता हूँ। चलो, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8। 8 का गुणनखंड ये 4 ठे हो गया, 1 2 3 4 ठे हो गया। लेकिन वहीं इसका लो, कोई भी संख्या लो, भाज्य संख्या 7 ही लो, देखो इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 7। अगर 11 लेते हो तो 11 का भी गुणनखंड क्या होगा, वो 1 गुणे 11। मतलब जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका केवल 2 गुणनखंड होता है, और जो भाज्य संख्याएं होती है उनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, सिंपल। और भाज्य संख्याएं 2 संख्याओं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, ठीक? मतलब एक और एक स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। लेकिन अभाज्य संख्या में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब चलो, ये मैंने क्यों बताई, ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा वही। तो आप देखो, यहाँ स्पष्ट कीजिए कि यह एक भाज्य संख्या क्यों है, हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये जो दिया है 5 3 15 और 15 7, इसमें गुणा कर दो और 7 जोड़ दो, और जो संख्या आएगी वो संख्या देखना, लिख दोगे, बस वो संख्या आ जाएगी। तो उसके नीचे लिख देना कि चूंकि यह संख्या, ठीक है, इस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, या यह संख्या
एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होगी, इसलिए 3 गुणे 5 गुणे 7 + 7 एक भाज्य संख्या होगी। ऐसे भी कर सकते हो, या सिंपल इसको कैसे भी आप गुणनखंड फॉर्म में बदल सकते हो और 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में इसको परिवर्तित करोगे, और परिवर्तित करने के बाद नीचे लिख दोगे कि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। जैसा कि देखो यहाँ पे किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 1 मिनट दिया है 3 गुणे 5 गुणे 7 + 7, ये तो हमें दिया है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ देखो, ये एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, प्लस दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप 7 कॉमन लोगे, तो देखो 3 गुणे 5 और ये 7 से यहाँ पे भाग जाएगा तो 1 बचेगा, और प्लस इधर 7 है तो इसमें भाग जाएगा तो ये 1 बचेगा, ठीक। अब देखो 7 इनका गुणा करो, 5 3 15 कम 15, और ये 1 1 मतलब सॉरी, ये तो इधर गुणा हो गया है तीनों, तो ये प्लस 1 बचेगा, तो 15 1 16, 7 गुणे 16, 7 का गुणनखंड 1 गुणे 7, ठीक है। मैंने 7 को अंत में ले लिया है सजाने के लिए, और 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। तो इतना गुणनखंड आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहा है, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड भाज्य संख्या का ही होगा, तो लिख दो कि चूंकि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी, ठीक। ये करने का तरीका होता है। मैंने कहोगे कि इस तरह क्यों आपने कॉमन लिए, तो ये आसान हो जाता है, ठीक ठीक है मेरे भाई। चलो, ये पहला क्वेश्चन रहा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ थोड़ा लक्ष्य बैच के बारे में। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, यानी पहले कोष्टक में 1 + sin थीटा, दूसरे में 1 - sin थीटा, और बट्टे में 1 + sin थीटा और 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा। यहाँ से देखो आपको दिखाई दे रहा होगा a + b a - b, a + b a - b। तो सिंपल है भाई, यहाँ पे देखो कॉट थीटा का मान हमें दे दिया 7/8 और इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग सिंपल, यहाँ पे देखो कॉट थीटा बराबर हमें दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, 1 + sin थीटा पहले क्वेश्चन में, दूसरे में 1 - sin थीटा, और बट्टे में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो देखो a + b a - b, तो a² - b² के फार्मूले पे इसको तोड़ देंगे, a² - b² बराबर होता है a + b a - b, ठीक। तो a की जगह पे 1 है और b की जगह पे आपका sin थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस बी का मतलब बी का स्क्वायर इन वही साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 का ये 1 का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उसी प्रकार इसको तोड़ेंगे मतलब a² - b² के फार्मूले पे, ठीक है। मतलब 1 + b एक क्वेश्चन में होता है, एक क्वेश्चन में a - b, तो इस प्रकार हो जाएगा a² - b², ठीक। और इस ये क्या हो जाएगा, ये 1 का वर्ग वही 1, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 - cos स्क्वायर थीटा, सिंपल। अब देखो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, cos स्क्वायर थीटा का। कैसे होता है देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को उधर ला जाते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल है। अब देखो ये देखो साइन थीटा और बट्टे कॉस थीटा टैन थीटा के बराबर, सॉरी कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका होल वर्ग कर सकते हैं क्योंकि दोनों का वर्ग है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। और ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, ये तो फार्मूला होता है। तो कॉट थीटा और होल वर्ग का वर्ग है, तो इसका होल का वर्ग कर दो, सिंपल। अब देखो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा है, यानी कॉट थीटा का हमें मान दिया है क्या 7/8, तो उसकी जगह पे 7/8 रख लो, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 7 49 64, 49/64 ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलो, ये आपका क ख वाला प्रश्न इसमें रहा। ग वाला करते हैं। ग वाले प्रश्न को करने से पहले थोड़ा सा मैं आपका 3 मिनट 2 मिनट टाइम लूँगा, लक्ष्य बैच के बारे में बता दूँ। लक्ष्य बैच हमारी एक ऐप है, ठीक है। बाकी जितने बच्चे लक्ष्य बैच के बारे में जानते हैं तो वीडियो को आगे भगा कर और आगे के क्वेश्चन को देखें, ठीक। हमारी ऐप है UPMSP स्टडी कर, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि यहाँ आपका प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2023 का जितना भी पेपर है उसका अच्छे से, जैसे हिंदी का जानते हो 2023 में 7 सेटों का पूरे यूपी में पेपर आया था, मैथ का 7 सेटों का, साइंस का 7 सेटों का, तो हर एक सब्जेक्ट के सातों सेटों का अच्छे से आपको वहाँ पे PDF सॉल्यूशन के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और सबका टेस्ट भी मिल जाएगा। और उसके अलावा ये जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया हर एक सब्जेक्ट का, उसका भी अच्छे से, ये जैसे ये PDF है ना, ऐसे ही PDF में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और साथ में आपको वीडियो भी, और वहाँ पे आपको टेस्ट भी मिल जाएगा इन सारी चीज़ों का। तो
इतनी सब चीज़ें मिलेंगी, यानी आपका सातों कोडों का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, यानी 7×5 = 35, 2023 के 35 प्रीवियस ईयर पेपर का अच्छे से डीप में सॉल्यूशन। तो इन सब चीज़ों को पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकते हो। और उसके अलावा वहाँ पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा मॉडल पेपर बनाया हूँ, वो भी मिलेगा। और आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे जाते हैं। क्लियर मेरे भाई? तो चलो, कैसे ज्वाइन करना है यहाँ भी थोड़ा मैं बता दूँ, 1 मिनट और लूँगा, उसके बाद हम लोग चलते हैं। और देखो ये मैंने ये मतलब पहले से ओपन है तो चलो बता ही देता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे आर्ट के लिए, मतलब जैसे वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस 5 सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे संस्कृत और आर्ट भी बोल रहे थे, तो अब संस्कृत और आर्ट भी ऐड किया जा रहा है। जैसे ये देखो, आर्ट का ये पेपर है, कितना भी जूम करो ये फटने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा ये HD है, ठीक है, टाइप किया हुआ है, एक एक चीज़ है, मैंने खुद टाइप किया हुआ है। ये देखो, आर्ट का ये पेपर है पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ से ये सॉल्यूशन है पूरा का पूरा। जैसे ये 2 आर्ट में 40 ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो 20 यहाँ 20 यहाँ, आपको 40 में से कोई मतलब 20 ही करना होता है। ये देखो पूरा का पूरा ये फिगर। उसके अलावा देखो यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको ऐप पे ले चलता हूँ भाई, हट जा। ये देखो हमारी ऐप है UPMSP स्टडी। देखो ये आपको सर्च करना है UPMSP स्टडी, तो गूगल प्ले स्टोर पे आ जाएगी ऐप, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करते हैं भाई। ओपन क्यों नहीं हो रहा है? हो जा भाई, रुक जाओ, टाइम ले रहा है। ओके, चलो मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से ओपन करोगे तो ये ऐसी कुछ आ जाएगी एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखो आवर कोर्स में आओगे, ये क्लास 10th में आओगे, ठीक। और ये 99 रुपये यहाँ पेमेंट करने को दिखाएगा, तो इस पर आपको एक बार और क्लिक करना है। यहाँ से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, या पेमेंट करने में कोई दिक्कत है तो किसी दुकान से जाकर अपने भैया से या पेरेंट्स से किसी से भी यहाँ से डायरेक्ट भी खरीद सकते हो। डायरेक्ट खरीदो, अच्छा रहेगा, तुरंत आपको ओपन हो जाएगा। या अथवा आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो आप किसी भी दुकान से जाकर इस पे आप 99 रुपये पेमेंट कराकर, और पेमेंट का आप फोटो ले लेना और इस नंबर पे भेज देना, और तुरंत कॉल भी कर लेना। तुरंत आपको ये बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ये आपको हटा दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा एडमिन पैनल से चीज़ें, ठीक मेरे भाई। तो चलो अब मैं इसको साइड में रखता हूँ। अब हम लोग अपना क्वेश्चन लगाते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर क ख। अब ग करते हैं। ग में क्या दिया है, देखो ध्यान देना। यहाँ पे पेन कहाँ रख दिया भाई? चलो, ये क्वेश्चन दिया है कि दो घन है भाई, जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या है, 64 घन सेंटीमीटर है। ओके, मतलब दो हमें घन दिए हुए हैं और प्रत्येक घन का 64 घन सेंटीमीटर उसका आयतन है, हमें दिया है। उनको संलग्न करके, उनके फलकों को संलग्न कर यानी वही मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, सिंपल सा सवाल है। जैसे देखो हमें यहाँ पे क्या है, ये पहला, ठीक है, ये पहला घन है, और इसी प्रकार का एक और घन है यहाँ पे। चलो मैं जल्द बना ले रहा हूँ, तो ये शायद गलती भी बना दूँ तो माफ़ करना। देखो ये पहला घन है, ये दूसरा घन है। प्रत्येक घन का हमें क्षेत्र आयतन दे रखा है 64 घन सेंटीमीटर। इसका भी आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, और इसका भी 64 घन सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से आप भुजा निकाले हम लोग, तो भुजा क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा का क्यूब, यानी भुजा बराबर इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे भुजा क्या होगी, घन की, यानी घन की भुजा में आपकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो यहाँ 4 सारी चीज़ें होंगी, इसकी भी 4 होंगी, ठीक। अब इनको हम लोग संलग्न करते हैं। संलग्न करने का मतलब कि एक ऊपर एक दूसरे के रख देते हैं, या किसी एक साइड से सटा देते हैं। तो अगर यहाँ से लाकर यहाँ इसके लंबाई के प्रति ये मैं सटा दूँ इसमें, तो देखो अगर सटा दूँ, लंबाई के प्रति सटाता हूँ, तो ये लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई जो है वही रहेगी। क्लियर है भाई? तो चलो, या फिर इसको लाकर मैं इसके ऊपर रख दूं, यानी ऊंचाई पे रख दूं इसके ऊपर, तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब ये ऊंचाई 4 जुड़कर 8 हो जाएगी। बाकी ये जो चौड़ाई रहेगी, मतलब चौड़ाई मतलब ये आपकी लंबाई और ये चौड़ाई वो समान ही रहेगी। क्लियर? मतलब जिसके प्रति आप जोड़ोगे, अगर ऊंचाई के प्रति जोड़ोगे तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, लंबाई के प्रति जोड़ोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, और जब जोड़ दोगे तो एक घना बन जाएगा, क्योंकि घन में तो मतलब सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन जोड़ दे रहे हो तो एक भुजा बढ़ जा रही है, मतलब वहाँ अब घन नहीं रह जाएगा, वो घनाभ बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि जब घनाभ बन जाता है तो उस बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो करते हैं इसको भी। देखो यहाँ पे किया गया है, 1 मिनट। यहाँ पे देखो कैसे करोगे इस सवाल को। यहाँ पे देखो लिखोगे, ये ग है ना, लिखोगे घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर, और घन का आयतन भुजा का क्यू हो जाए तो भुजा के क्यू बराबर 64, तो भुजा बराबर इसका घनमूल, तो वो 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये यानी हम लोग की भुजा आ गई प्रत्येक घन की 4 सेंटीमीटर, यानी दोनों घनों की भुजा 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक।
अब देखो दोनों घनों को क्या किया जाता है, संलग्न किया जाता है। संलग्न करने का मतलब एक तरह से कि जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये पहला घन आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरा दिखाई दे रहा है, दो घन दिखाई दे रहे हैं, दोनों को जोड़ा गया है। और जोड़ा किसके प्रति गया है, ये लंबाई के प्रति। इसको यही ऊपर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की तरफ भी जोड़ सकते हो, तो वो ऊंचाई के प्रति जोड़ोगे। और अगर लंबाई के प्रति जोड़ते हो तो लंबाई बढ़ जाएगी, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। और अगर इस घन को इसको ऊपर रखते हो यानी ऊंचाई के प्रति जोड़ते हो तो ऊंचाई आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, बाकी आपकी चौड़ाई और मतलब जो लंबाई और चौड़ाई है वही रहेगी। तो हमने यहाँ लंबाई के प्रति जोड़ा है, जैसे ये पहला घन यहाँ पे ये है और लाकर इसके दूसरा घन सटा दिया है। तो सटा दिया है तो ये देखो यहाँ से इसका ये 4 मतलब पहले घन की ये भुजा और दूसरे घन की ये भुजा 4, यानी पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक। और ये ऊंचाई यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ऊंचाई तो हर जगह सेम ही है, 4 ही है, तो ऊंचाई वही रहेगी। चौड़ाई यहाँ पे देख लो या यहाँ पे देख लो या यहाँ पे, यहाँ वाला तो फिगर नहीं दिख रहा, वो पीछे छिप गया है, 3D फिगर है ये, ठीक। तो मतलब चौड़ाई भी वही रहेगी, सिंपल। तो वही लिखोगे कि दोनों घनों के फलकों को लंबाई के सापेक्ष या लंबाई के प्रति संलग्न करने पर एक घनाभ का निर्माण होता है। अब ये घनाभ बन गया भाई, घन तो रह नहीं गया, क्योंकि देखो ये भुजा चेंज हो गई भाई, घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। तो ये घनाभ बन गया जिसकी लंबाई, अब घनाभ जो बना उसकी लंबाई कितनी हो गई, हमने लंबाई के प्रति जोड़ा तो वो 8 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब आगे लिख दोगे, चूंकि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था घनाभ का, तो लिख दोगे कि तब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक, ये होता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठ में जो दिया है रख लो, एल का मान 8, एल का मान लंबाई 8 और बी का मान यानी ब्रेथ चौड़ाई तो वो तो 4 है ही, प्लस ब्रेथ यानी 4, हाइट 4 प्लस हाइट 4 और लंबाई यानी एल बराबर लंबाई है तो वो 8 है। तो रख लिए मैंने सारी चीज़ें। अब 2 ये देखो, और चौका 32 चौका 16 और ये क्या भाई, 8 चौका 32 चौका 16 और ये 8 चौका 32, ठीक है। अब देखो 2 कोष्ठ में 32 प्लस 16 प्लस 32, इनको जोड़ोगे तो ये 80 हो जाएगा, 80 से गुणा कर दोगे तो 160 और ये स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर होता है, तो यहाँ घन नहीं रहेगा, वर्ग 160 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा ये आंसर। यानी जो घनाभ बनेगा संलग्न करके उसका जो क्षेत्रफल होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 160 घन सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक मेरे भाई। चलो तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इधर आ जाता हूँ, 1 मिनट इधर आ जाता हूँ। अब देखो इसमें कहते हैं, सिंपल सा ये सवाल है, एक आता ही आता है ऐसा कि निम्न आंकड़ों का माध्य होगा, माध्य, माध्य मीन्स यहाँ समांतर माध्य से मतलब है मेरे भाई, ठीक। चलो तो इसमें हमें वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता दे दी है। तो अगर वर्ग अंतराल और बारंबारता देता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, ठीक है। और हम लोग का इसके लिए फार्मूला क्या होता है समांतर माध्य का, ऐसे के लिए, ठीक है, वर्ग अंतराल वाले के लिए वो होता है क्या, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपान में समेसन एफ आई, ठीक। चलो जहाँ एफ आई क्या होता है, एफ आई होता है बारंबारता, ठीक है, और समेसन लगे है तो योग यानी बारंबारताओं का योग, और यहाँ क्या है एफ आई मीन्स वही बारंबारता, और एक्स आई क्या होगा, एक्स आई भाई मध्यमान को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक, या इसको वर्ग चिन्ह भी बोल सकते हो, ठीक। तो इन दोनों का गुणनफल का योग। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हमें कैसे इसको करोगे, तो यहाँ इस प्रकार वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और इसकी बारंबारताएं दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो सारी की बारंबारताएं, हर एक वर्ग अंतराल की बारंबारता दे रखी है। तो इसको ऐसे थोड़ा आप ऐसे बॉक्स टाइप का बना लोगे, ठीक, ऐसा कुछ इस प्रकार जैसे ये बनाया गया है, आप अच्छे से एग्जाम में ऐसे ही एकदम इंची से खींचकर एकदम अच्छे से बनाओगे जैसे ये पूरा पूरा बनाया गया है। पहले में लिख दो कि वर्ग अंतराल और दूसरे में बारंबारता, ये तो दो चीज़ें हमें दी हुई है। तो वर्ग अंतराल जो दिया है 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, और इसकी बारंबारता हमें दिया है, देखो 10, 20 की 2 दिया है, 10, 20 की 2, 20, 30 की 7, ठीक है, यानी सबकी हमें अलग अलग बारंबारता दे रखी है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक। अब देखो ये मध्यमान हम अपनी तरफ से ही निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हमें मध्यमान की फार्मूले में जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे देखो मध्यमान कैसे निकलते हैं, वर्ग की जो निम्न सीमा और उच्च सीमा होती है दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, ठीक। तो देखो 10 और 20, 30, 30 का आधा आपका 15 हो जाएगा, 3 2 5 यानी 50, और 50 का आधा यानी वही 2 से भाग दोगे तो 25 हो जाएगा। ये देखो 4 3 7 यानी 70, 70 का आधा 35, ठीक।
5 4 9 और उसमें 2 से भाग दोगे 9 यानी वही 90, जीरो आ गया है तो 45 हो जाएगा। ये 6 5 11 यानी 110, तो इसका आधा 55 और 7 6 13 130, उसका आधा 65। तो ऐसे आप मध्यमान निकाल लोगे। चूंकि फार्मूले में हमें क्या होता है, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई होता है, ठीक है। एफ आई इंटू एक्स आई यानी एफ आई का गुणनफल और एक्स आई का गुणनफल। तो चलो इनका गुणनफल भी कर लेते हैं। एफ आई यानी बारंबारताएं और एक्स आई मीन्स हम लोग का मध्यमान। तो यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई कर लेते हैं। एफ आई इंटू यानी वही गुणे एक्स आई। तो चलो इसका ऐसे ये इन दोनों का गुणा, ठीक, सामने सामने का गुणा 15 दूना का 30 और इस 25 से 7 में गुणा करोगे 175, ठीक। इसी तरह इसका गुणा करोगे, यहाँ पे जो आएगा लिख दोगे, इसका गुणा करोगे, सबका ये गुणा कर यहाँ पे लिखते जाओगे सीधे में इसके। अब उसके बाद इन सबको जोड़ दोगे। जोड़ोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फार्मूले में क्या होता है, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई जितना भी है उनका समेसन मीन्स योगफल। तो यहाँ देखो, यहाँ लिख दिया गया कि समेसन एफ आई एक्स आई बराबर, और इन सबको जोड़कर यहाँ पे लिख दो। और उसके बाद बट्टे में होता है फार्मूले में समेसन एफ आई, यानी एफ आई जितना भी है उसका योग। तो ये एफ आई का ये पूरा पूरा योग कर दो, लिख दो यहाँ पे समेसन एफ आई बराबर, और जो भी योग कर लाए हो वो लिख दो यहाँ पे, ठीक। अब सिंपल लिख दो कि अतः समांतर माध्य बराबर समेसन एफ आई इंटू एक्स आई, और बट्टे में समेसन एफ आई, और इसका मान निकाल ही चुके हो तो उसको रख दो ऊपर, और इसका भी मान निकाल चुके हो उसको भी रख दो। बस आप इसको कटा पिटा दो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो मैंने एक बता दिया, ठीक है, जो यहाँ पे सवाल था। बाकी इस प्रकार का ये तो सवाल किसी न किसी पेपर सेट में सेम टू सेम यही देखने को मिलेगा। हो सकता है 2-3 पेपर सेटों में, 7 आपका पेपर सेट आएगा 2024 में भी मैथ का, तो उसमें से 2-3 पेपर सेटों में यही क्वेश्चन देखने को मिले। लेकिन कुछ पेपर सेट में नया क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो आपको ये तरीका समझना चाहिए कि किस तरीके से ये सॉल्यूशन किया जा रहा है, ठीक मेरे भाई। चलो बाकी आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसका अंग वाला। एक मिनट यार, तू रखना इधर। चलो इसमें क्या दिया है अंग वाले में कि बिंदु -4,6 बिंदुओं ए मीन्स इसका हमें निर्देशांक दिया है -6 10 और बी 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो हमें 2 बिंदु है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक। और इस ये ए वाला है, ये बी वाला बिंदु है। पहले वाले का यहाँ पे निर्देशांक हमें दे रखा है, ए वाले का -6,10 -6,10, और दूसरे वाले का निर्देशांक 3,-8 3,-8, ठीक। और एक बिंदु है बीच में, कहीं भी है, हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है। मान लो यहाँ पे है, ठीक। वो क्या है -4,6 -4,6। तो कह रहा है कि ये जो बिंदु है इस पूरी ए बी को यानी रेखा को, ये जो मतलब किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो आप ऐसे सवालों में मान लो कि ये M1 M2 के संबंध में विभाजित कर रहा है, ठीक है, M1 M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। और बस आपका जो अंतः विभाजन का फार्मूला होता है वो लगा दो। अंतः विभाजन में आपके 2 फार्मूले होते हैं, आप जानते हो, एक एक्स बिंदु देता है और एक वाई बिंदु देता है, ठीक। तो आप एक्स वाई में से दोनों से एक ही आंसर आएगा, तो आप एक्स वाला ही निकाल लेकर, और मतलब ये एक्स जब ये -4 रखकर और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनको रखकर आप निकाल लो आंसर। तो चलो देखो इसका निकाला गया होगा, इधर दिखा देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे देखो लिखोगे अंग में कि माना बिंदु -4,6 बिंदुओं -6 10 और 3 -8 -6, ये -6 है, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 संबंधी M2 अनुपात में विभाजित करता है। जैसे यहाँ पे बना लेता हूँ मैं फिगर, हालांकि फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो एग्जाम में, ठीक। ये बिंदु हम लोग का ए है, ये हम लोग का बिंदु बी है। ए का निर्देशांक हमें दे रखा है -6,10, और यहाँ बी का निर्देशांक हमें दे रखा है 3,-8। क्लियर। कोई बिंदु है इनके बीच में, यहाँ पे मान लो वो बिंदु है जिसका निर्देशांक -4,6 है। तो कह रहा है कि वो ये जो मतलब बीच में ये बिंदु के कारण ये किस अनुपात में विभाजित हो रही है, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी कितनी है, ठीक है। तो मान लो कि M1 संबंध M2 यानी M1 M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक। तो ऐसे ही फिगर भी बना दो तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आप फिगर भी बना देना। अब चलो, अब चूंकि यहाँ पे अंतः विभाजन हो रहा है, ठीक है, इसका अंतः विभाजन हो रहा है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, ठीक है, अंतः विभाजन का हम लोग का x बराबर क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 कामा y बराबर वो क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2।
ये हम लोग का मतलब इस फार्मूले से ये x बिंदु यानी ए वाला बिंदु प्राप्त होता है और इस फार्मूले से ये y वाला बिंदु हमें प्राप्त होता है। कभी कभी आपको क्या करता है कि ये दो बिंदु देता है और कहता है कि मतलब इसको मतलब एक बिंदु है बीच में जो दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो वह बिंदु ज्ञात करने के लिए इनका हम लोग उपयोग करते हैं। ये बिंदु यानी एक इस फार्मूले से हम लोग x वाला बिंदु ज्ञात कर लेते हैं और इस फार्मूले से हम लोग ये y वाला बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पे चूंकि हमें केवल m1 और m2 में हमें संबंध ज्ञात करना है, तो m1 m2 इसमें भी है, m1 m2 इसमें भी है, तो हम कोई भी एक x या y वाला बिंदु लेकर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो मैं x वाला ही बिंदु ले लिया हूँ यहाँ पे। तो लिख दोगे आगे कि तब विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2 से। ठीक है, अब देखो x के जगह पे ये है, ये हम लोग का बिंदु है। ठीक है, ये x कामा y, ये वाला बिंदु हम लोग का x कामा y है। ठीक, अब देखो इसमें ये आपका ये x1 y1 है, ये x1 y1, ये x2 y2 है। ठीक, और तो यहाँ पे देखो -4 बराबर और ये एक्स वाई है, तो -4 x की जगह पे आप -4 रख दोगे। m1 तो हमें पता नहीं है, वही तो हमें ये ज्ञात करना है m1 m2, तो उसकी जगह पे वही रह दोगे। ठीक है, और m2 तो m2 की जगह पे ये आप 3 रख दो। इसको आपने मान लिया कि ये x1 y1 और ये आपका x2 y2 है। क्लियर मेरे भाई, तो यहाँ पे x2 है तो x2 की जगह पे ये 3 है और प्लस m2 की जगह पे उसी तरह छोड़ देंगे और x1 तो x1 की जगह पे -6 तो -6 और बटे में m1 प्लस m2 हम लोग उसी तरह छोड़ देंगे। अब देखो -4 बराबर ये गुणा होगा तो 3m1 और ये देखो इसमें गुणा होगा तो ये -6m2 हो जाएगा और बटे में m1 प्लस m2। अब ये देखो 3 ये गुणा कर देंगे इधर तो इधर जाएगा, तो कि ये क्या हो जाएगा -4 में गुणा होगा तो -4m1 और -4m2 हो जाएगा और बराबर में हम लोग का 3m1 -6m2 बचेगा। ठीक, अब देखो m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ करो तो देखो यहाँ -4m1 है और हमने 3m1 को उधर से इधर लाया तो इधर प्लस है तो इधर का माइनस हो जाएगा -3m1। ठीक, और -6m2 पहले से था हम लोग का और इधर से हमने लाया -4m2 यानी 4m2 को, तो इधर से मतलब इधर आकर प्लस हो गया है ये। ठीक, अब इनको जोड़ लो 4 3 7 -7m1 और ये देखो -6 और +4। ठीक है, यानी -2 और m2। क्लियर, माइनस माइनस आपका कट जाएगा यानी m1 यहाँ पे है और हमें m1 m2 में संबंध निकालना है, तो किसी तरह इसको बट्टा करेंगे तो m1 और ये इधर गुणा है तो इधर आकर बट्टे में हो जाएगा तो बट्टे में m2 और ये देखो ये 7 उधर जाकर उधर बट्टे में हो जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। क्लियर, तो m1 संबंध m2 में हमने अनुपात इस प्रकार निकाल लिया 2 संबंध 7 यानी 2/7 यानी जो ये बिंदु है -4 ये इस कारण से ये जो रेखा है ए बी वो 2:7 में विभाजित हो जाएगी। सिंपल, तो ये आप अगर वाई वाला भी ये लेकर मतलब ये वाई वाला भी ये फार्मूला लेकर निकालोगे ना तो इससे में यही आंसर आएगा। तो ऐसे सवालों में केवल एक्स वाला बिंदु ही हम लोग लेकर ठीक है ये और मतलब निकाल लेते हैं आंसर। क्लियर है भाई, तो ये अंगा वाला सवाल क्लियर। अब चलो इसके बाद थोड़ा नीचे वही यहाँ पे भी छोड़ दोगे, आंसर लिख दोगे या लिख दोगे कि अतः बिंदु -4, 6 बिंदु इतने और इतने को इस रेखाखंड को 2 संबंध 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। ठीक, 4 में क्या है, इसमें है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है। ओके, समदूरस्थ मीन समान दूरी पे। मान लो कोई बिंदु है, ठीक है, वो एक बिंदु है यहाँ पे जिसका निर्देशांक दिया है -3,4। ठीक है, यहाँ पे और कोई बिंदु मान लो यहाँ पे है या यहाँ पे कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे है जिसका निर्देशांक दिया 3,6 और ये बिंदु क्या है x, y। तो कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y जो बिंदु x y है -3,4 अच्छा पहले 3,6 लिखा है तो चलो 3,6 से और -3,4 से यानी -3,4 से समदूरस्थ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और ये इससे इसकी दूरी है वो समान है। तो अब सिंपल है भाई, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग दूरी फार्मूला के अनुसार मतलब x1 y1 x2 y2 मानकर दूरी फार्मूले के अनुसार इनके बीच की दूरी निकालेंगे और फिर उसी तरह किसी को भी x1 y1 x2 y2 आप मान सकते हो और मानकर मतलब किसी को भी मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब आंसर में। तो दोनों में से यहाँ पे इनके बीच की दूरी निकाल लोगे और दोनों के बीच की दूरियाँ समदूरस्थ है मतलब दोनों दूरियाँ समान होगी तो दोनों दूरियों को समान कर दोगे और हल करोगे और बीच में देखो उसके बाद क्या आपके पास संबंध आ रहा है। तो देखो किया गया है यहाँ पे, देखो लिखा गया कि बिंदु 3,6
तथा -3,4 बिंदु एक्स वाई से समदूरस्थ अर्थात समान दूरी पे है। यहाँ फिगर भी आप बना सकते हो, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु ले लो, यहाँ पे एक बिंदु ले लो, यहाँ पे एक बिंदु ले लो। इस बिंदु को अगर एक्स कामा वाई ले रहे हो, ठीक है, तो ये एक्स कामा वाई बिंदु क्या है कि 3,6 से, ठीक है, ये 3,6 से, और इस एक दूसरा बिंदु है -3,4 से क्या है, सीधा सीधा आप खींचना, ये समदूरस्थ है, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, समान है, ठीक है, ये दोनों दूरियां समान है। क्लियर। चलो, तो यहाँ से आप क्या करोगे कि तब लिखोगे आगे कि तब बिंदु 3,6 से बिंदु एक्स वाई की दूरी, यानी 3,6 से बिंदु एक्स वाई की दूरी जो होगी वो बराबर होगी -3,4 से इस एक्स वाई की दूरी, तो वही बराबर बिंदु -3,4 से बिंदु एक्स वाई की दूरी। यहाँ पे देखो दोनों दूरियों को, मतलब इस दूरी को और इस दूरी को यहाँ पे बराबर कर लिया गया है। ठीक, अब दोनों में हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे दूरी सूत्र डी बराबर, अब दूरी सूत्र ये होता है डी बराबर x2 - x1 होल का वर्ग प्लस y2 - y1 होल का वर्ग। ठीक, तो इसमें देखो, मान लो इसको आप x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो। ठीक, तो अब यहाँ दूरी सूत्र लगाओगे तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, x2 - x1, तो x2 x और -x1 यानी 3, तो x - 3 होल का वर्ग प्लस y2, तो y2 की जगह पे y और -y1, तो y की जगह पे 6, तो 6 और होल का वर्ग। ठीक, तो इसके बीच की दूरी हो गई। अब इसके बीच की दूरी निकाल लो आप। ठीक, तो इसको फिर यहाँ पे मान लो, इसको x1 y1 मान लो और इसको इस बिंदु को x2 y2 मान लो। ठीक, तो अब दूरी फार्मूले के अनुसार अंडर रूट में क्या होता है, x2 - x1, तो x2 की जगह पे x। ठीक, और यहाँ पे क्या किया गया है भाई, गड़बड़ है क्या, नहीं 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 नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक, देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे करता हूँ मैं, देखो ये इनके बीच की दूरी क्या होगी x2, तो x2 ये मीन्स x माइनस x1, तो x1 की जगह पे -3, तो -3 तो कोष्ट में लिखेंगे -3, तो कोष्ट टूटेगा तो +3 हो जाएगा और इसका होल वर्ग प्लस y2, तो y2 की जगह पे ये हम लोग का y और -y1 की जगह पे ये हम लोग का 4 और इसका होल वर्ग है, तो होल वर्ग देखो ये लिखा गया है सेम टू सेम ऐसा ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो सेम ये बस रूट हट जाएगा, तो x + 3 होल का वर्ग बचेगा प्लस y - 6 होल का वर्ग बचेगा, और इधर आपका x + 3 होल का वर्ग और प्लस यहाँ y - 4 होल का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसको a - b, इसको a - b होल के वर्ग के फार्मूले पे पूरा पूरा तोड़ेंगे, इसको a + b होल का वर्ग और इसको a - b होल के वर्ग के फार्मूले पे पूरा पूरा तोड़ेंगे, तो देखो ये पूरा पूरा तोड़ा गया है। ठीक, फैलाया गया है, तो ये फैलाकर कटाव पिटाओगे अंत में, ठीक है, तो आपका ये संबंध निकल कर आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो ऐसा सवाल आ जाता है, तो इस प्रकार आपको करना है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलता हूँ। ये कैलकुलेशन आप करते रहना, जोड़ते घटाते रहना, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं अगला। ओके, ये हम लोग का 6 वाला प्रश्न हो गया, यानी हम लोग का इसमें जो भी सारा का सारा प्रश्न था वो खत्म हो गया। कितना प्रश्न था मेरे भाई, क ख ग घ अंग च, यानी 6 प्रश्न था हम लोग का, 6 का 6 प्रश्न यहाँ पे खत्म हो गया। अब चलो आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 में। इसमें हमें किन्हीं 5 खंडों को ही करना होगा और ये 4-4 मार्क वाला प्रश्न होगा, लेकिन हम लोग 5 नहीं सारे के सारे प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सभी में से कोई भी आ सकता है, तो इसलिए हम लोग सभी करेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न क्या है कि द्विघात बहुपद हमें दिया है 6x² - 3 और -7x। देखो ये थोड़ा मतलब ये बीच में रहता है, मानक रूप ऐसे होता है ना, ax² + -bx + -c। ठीक है, यानी bx वाला पार्ट यानी 7x, देखो ये संख्याएं a b c होती है तो ये बीच में रहता है, लेकिन इसको थोड़ा बदल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने अनुसार इसको चेंज कर लेंगे। ठीक, तो द्विघात बहुपद ये दिया है और इसके शून्य ज्ञात कीजिए, इसका हमें शून्य ज्ञात करना, मतलब इसको हल करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सिंपल है, इसका हमें शून्यक यानी इसका गुणनखंड निकालकर हल करेंगे तो 2 गुणनखंड आएगा, मतलब हल आएगा तो वही शून्यक होगा। और सत्यता की जांच कैसे करेंगे, जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला होता है, यानी जो मूल्य शून्यकों का योग और गुणनफल वाला, उस पे रखेंगे और देखेंगे दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो संबंध सत्य होगा। तो देखो यहाँ पे इसका किया गया होगा, 1 मिनट इस बगल आ जाता हूँ। चलो यहाँ पे देखो किया गया है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या है कि क, इसका प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ये क है, दिया हुआ बहुपद हमें क्या है 6x² - 3 - 7x। ठीक, अब देखो बहुपद के शून्य निकालने हैं तो इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, तभी तो गुणनखंड निकालेंगे, तो बहुपद के शून्य px है बराबर 0 करना पड़ेगा, मतलब बहुपद के शून्य है तो हम लोग जो भी बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक, तो लिखेंगे तब 6x² यानी 6x² - 3 - 7
7x बराबर 0। देखो ये मैं बीच में हिंदी मतलब नॉर्मल 7 और 7 ऐसे बोलता रहता हूँ, तो ये मेरी शुरू से ही आदत है, तो इसको आप मैनेज कर लेना। ठीक, चलो तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0 हो गया। ठीक, अब देखो इसको बीच में लाते हैं तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए ये देखो 6 18x² हो गया, यानी इसको हम लोग ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पे हम लोग का -7x आ जाए और गुणा करने पे ये 6 18 यानी -18x² आ जाए। तो देखो इसको मैं यहाँ पे देखो किस भाग में तोड़ा हूँ, 9 दूना के 18 होता है, तो -9x प्लस 2x में तोड़ेंगे। ठीक, इस ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तभी -7x बचेगा, और दोनों गुणा करेंगे तो 9 दूना का 18 यानी -18x² आ रहा है। ठीक, अब चलो ये -3 तो -3 उसी तरह, और ये 6x² शुरू में उसी तरह। अब इसमें देखो, इसमें आप कॉमन ले लो। ठीक, इन दोनों में आपका क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में आपका कॉमन 3x हो जाएगा। ठीक, 3x हो गया कॉमन। अब 3x कॉमन हो गया तो 3x से यहाँ भाग दोगे तो ये 2x, और यहाँ तितली करना यानी 3, 2x माइनस 3 हो जाएगा। और प्लस अब देखो इसमें आप कॉमन ले लो, इसमें आप कॉमन कुछ नहीं तो प्लस एक कॉमन ले लो, तो ये 2x माइनस 3 और बराबर 0 हो गया। सिंपल। अब यहाँ से अब देखो इन दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन है भाई, तो 2x माइनस 3 लोगे तो यहाँ 3 बचेगा, और फिर 2x माइनस 3 इसमें आप मतलब यहाँ पे देखो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए, तो कॉमन लिए तो यहाँ भाग दोगे तो ये 2x माइनस 3 कट जाएगा तो 3x बचेगा। ठीक, और इसमें अगर इधर अगर क्या आपका बचेगा +1 बचेगा, तो आप +1 वो ले लिए। सिंपल। हाँ माफ़ करना, एक्चुअली अभी फ़ोन आ रहा था तो उसी पे थोड़ा ध्यान था। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0 आ गया है। ठीक है, तो इनको बार बार 0 को बराबर करेंगे तो यहाँ से एक इससे मान लो कि x का जो मान आएगा 3/2 आएगा, और इससे जो आएगा वो आपका क्या आएगा भाई 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर -1/3 आना चाहिए ना। ये देखो -1/3 आएगा इससे, क्योंकि 3x प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और बटे 3। ठीक, तो ये दो मान निकल कर आएंगे x के। क्लियर मेरे भाई, तो लिख दोगे कि अतः निम्न बहुपद के शून्य 3/2 तथा -1/3 होंगे। तो ये तो हमने शून्यक निकाल लिया, मतलब इसको सिंपल इसका हमने गुणनखंड कर कर शून्यक निकाला। अब इसकी सत्यता की जांच भी करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो उसके मूलों का यानी शून्यकों को हम लोग मूल भी बोल सकते हैं, हम लोग का जो योग का फार्मूला होता है और गुणनफल का फार्मूला होता है उसको चेक करेंगे कि उस पर सही है कि नहीं सारी चीज़ें। तो देखो लिखेंगे कि चूंकि बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 में, ठीक है, में क्या हो जाएगा, a बराबर हम लोग का ये a बराबर 6 हो जाएगा, b बराबर ये हम लोग का -7 हो जाएगा, और c बराबर -3 हो जाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं कि शून्यकों का योग बराबर, अब शून्यकों का योग फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, जहाँ ये पहला मूल होता है दूसरा मूल होता है वो -b/a के बराबर होता है। तो अल्फा की जगह पे यानी पहला मूल, तो पहला मूल 3/2 और प्लस बीटा के जगह पे दूसरा मूल हम लोग का -1/3, तो ये -1/3 हो गया। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक, और बराबर में इधर हम लोग का -b है, तो ये माइनस, और b के जगह पे हम लोग का -7 पहले से, तो -7 और बट्टे में a, तो a के जगह पे 6 है तो 6। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 3/2 -1/3, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, यानी 7/6 हो जाएगा। 3/2 में से हम लोग 1/3 घटाएंगे तो आप घटाते रहना, ये 7/6 आएगा। तितली का 9 और ये 2 एकम 2, 9 में से 2 गया 7 और बट्टे आपका 6। ठीक, तो ये 7/6 7/6 दोनों आपस में बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तो सत्यता की एक तरह से मतलब यहाँ पे जांच मतलब प्रूव हो गई। शून्यकों का योगफल से हमने कर लिया, अब चलो एक बार शून्यकों के गुणनफल से भी कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक, अल्फा की जगह पे 3/2 यानी पहला मूल, ठीक, और बीटा की जगह पे दूसरा मूल -1/3। ठीक, अब देखो ये हो गया, और बराबर c/a, तो c का मान हम लोग का -3, a का मान 6, तो वो -3/6, ये कटेगा तो -1/2 हो जाएगा, और इस ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर आपका ये -1 और 2 यानी -1/2, ये देखो -1/2। ठीक, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं सीधा कर दूंगा। चलो तो ये सत्यता की जांच प्रूव होती है, यहाँ पे भी दोनों बराबर आ रहे हैं मतलब सत्यता की जांच प्रूव होती है, सिंपल। ठीक, चलो तो ये पहला प्रश्न था। अब चलो हम लोग सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। भाई सेकंड प्रश्न को करने से पहले 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ, मुझे काम है, कोई फ़ोन कर रहा था उससे बात कर लेता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। हाँ जी, तो चलो अब इसके बाद ये क वाला जो प्रश्न हमने कर लिया है, इसके बाद ख वाला प्रश्न इसका देखते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 2 में ख वाला ये क्या है, ये हमें दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है।
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सिंपल, दो हम लोग यहाँ समीकरण बनाएंगे और इसको हल कर देंगे। देखो, छोटी और बड़ी संख्या कह रहा है, तो मान लो कि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो इन दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। तो मान लो ये बड़ी संख्या का वर्ग माइनस ये छोटी संख्या का वर्ग बराबर 100, ये 80 हमें दिया है, तो ये एक समीकरण हो गई। और दूसरी शर्त में क्या दिया कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या हम लोग y माने हैं, तो y का जो वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग है 8 गुना है किसके, बड़ी संख्या के। ओके, तो ये बराबर हम लोग कर देंगे, मतलब ये हम लोग की बड़ी संख्या x और जो छोटी संख्या का वर्ग है वो 8 गुना है इस बड़ी संख्या, तो इस बड़ी संख्या में 8 से गुणा कर देंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए और ये समीकरण 2 हो जाएगी। सिंपल, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हल क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर है और यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है, मीन्स वाई स्क्वायर का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे और फिर हल करेंगे, तो जो भी मान आए। देखो, तो ऐसे इसको कैसे किया गया है, यहाँ पे देखो, मान लोगे कि माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, तो प्रथम शर्त अनुसार कह रहा है कि मतलब उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180, ये समीकरण 1 हो गया। और द्वितीय शर्त अनुसार में दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या का वर्ग जो है वो क्या है, जो बड़ी संख्या यानी x है उसका ये 8 गुना है, ये 8 गुना है, तो इसमें हम लोग 8 से गुणा कर देंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। ठीक, तो ऐसा कुछ हो गया, ये समीकरण 2। अब देखो, वाई स्क्वायर बराबर 8x हो गया है और वाई स्क्वायर यहाँ पहले से अवेलेबल है, तो वाई स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 8x रखेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर जो भी आएगा उसको हल करेंगे और x और y का मान हम लोग ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। x या y का एक ही मान तो हमें ज्ञात होगा, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पाइए, सॉरी y नहीं, वाई स्क्वायर का। ठीक है, वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जगह पे हम लोग 8x रख देंगे यहाँ पे। समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का जगह पे हम लोग 8x रख देंगे। ठीक, और बराबर ये 180, तो 180 अब देखो ये एक गुणनखंड के रूप में दिखने लगा, अगर 180 को इधर ला देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ठीक, अब सिंपल है कि इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक, गुणनखंड करेंगे तो देखो इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस 180 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ने पे माइनस 8x आ जाए और गुणा करने पे 100 और माइनस 180 एक्स स्क्वायर आ जाए, तो 18 में 80। ठीक, और माइनस 18x प्लस 10x में इसको तोड़ेंगे, क्योंकि इन जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 8x होगा। ठीक, चलो, तो ये एक्स स्क्वायर जो हम लोग का उसी तरह जाएगा और इसको हमने इस दो भाग में तोड़ लिया और माइनस ये 180 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो कॉमन आपका 18 नहीं 18 नहीं x है, तो यहाँ से एक x कट जाएगा तो x बचेगा और माइनस यहाँ से x कट जाएगा तो 18 बचेगा, और प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 10 कॉमन है। 10 देखो, क्योंकि 10 से दोनों में भाग चला जाएगा, तो 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे आपका 18 बचेगा। तो x माइनस 18 x माइनस 18 देखो पहले क्वेश्चन में, और भाग देंगे तो ये x और ये प्लस 10, मतलब सॉरी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्यों भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे प्लस रहेगा, ये प्लस है ना, तो ये प्लस रहेगा, x प्लस 10 होगा और ये x माइनस 18, तो पहले क्वेश्चन में x माइनस 18, दूसरे में x प्लस 10 बराबर 0। सिंपल, तो इस एक बार इसको 0 को बराबर करोगे तो x बराबर 18 आ जाएगा और इसको 0 को बराबर करोगे तो x बराबर माइनस 10 आ जाएगा। तो चूंकि ये माइनस 10 चूंकि निगेटिव संख्या आ रही है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो कहोगे कि x बराबर 18 लेने पर। ठीक, और उसके बाद x बराबर 18 लोगे तो क्या करोगे कि x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखोगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x यानी 8 गुणे x, तो x को जहाँ पे 18 से गुणा करोगे तो 144, वाई स्क्वायर बराबर 144, तो वाई बराबर अंडर रूट 144, तो वाई बराबर ये रूट से बाहर आएगा तो 12 हो जाएगा। नहीं, x का मान हम लोगों ने देखा वो क्या हो जाएगा 18 और y का मान हम लोग का 12, तो लिख दोगे क्या था, बड़ी संख्या 18 तथा छोटी संख्या 12 होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। ठीक, तो ये सेकंड इसमें जो सवाल था इस तरह करोगे, 4 मार्क का ये सवाल है, सिंपल सा। अब देखो ये ख वाला हो गया, अब देखो ये ग वाला, अब ये सिद्ध करने वाला सवाल है। चलो इसको सिद्ध करते हैं। क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त से किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। ठीक है, क्या, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। ओके, जैसे ये आपका ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और ये त्रिज्या है और ये पूरा यहाँ तक कर दिए तो ये आपका व्यास हो गया। ठीक, अब यहाँ स्पर्श रेखा खींची गई है, मतलब यहाँ से ये स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और यहाँ से ये इस पे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो यहाँ पे स्पर्श कर रही है, यहाँ पे स्पर्श कर रही है, तो हमें यही सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा है
ये क्या है, समांतर होती हैं। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, यानी एक ये सिरा एक ये सिरा, ये वृत्त का ये व्यास हो गया, तो एक ये सिरा एक ये सिरा, इसके सिरों पर ये दो आपकी क्या हो गई, स्पर्श रेखाएं हो गई, खींची गई हैं। तो ये स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है, हमें मतलब प्रूव करना है। चलो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको पहले से कर कर यहाँ पे किया गया है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो हम लोग एक वृत्त बना लेंगे और उसका एक हम लोग ये व्यास खींच लेंगे। वृत्त का केंद्र ओ मैंने ले लिया है, ठीक, कुछ भी ले सकते हो, पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये एक हम लोग का सिरा है, इस व्यास का एक ये सिरा है, तो यहाँ से एक हम लोग ये रेखा खींच देंगे और एक ये रेखा खींच देंगे, दो हम लोग ये रेखाएं हो गई, ठीक। तो हमें प्रूव करना है, और रेखा कैसी, ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं दोनों की दोनों। तो मैं यही प्रूव करना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं समानांतर हैं, ठीक। चलो करते हैं, लिखोगे आप लोग, सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, और यह मैंने नाम दे दिया इसका पी क्यू, ठीक है, और ये आर एस, और जहाँ ये स्पर्श कर रही इसको मैंने ए और इसको बी दे दी है, ठीक। तो सिद्ध करना है पी क्यू समानांतर आर एस, हमें सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू जो है समानांतर है किसके, आर एस के, या इसका उल्टा भी कह सकते हो, आर एस समानांतर पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पे लिखोगे उपपत्ति, इसमें लिख दोगे थोड़ा कि दिया है ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, और पी ए क्यू, और पी ए क्यू तथा आर बी एस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक। यानी ये आपके क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखो लिखोगे आगे कि चूंकि कोण पी ए बी, कोण ये पी ए और बी जो होगा वो 90 अंश होगा, और उसी प्रकार आपका कोण ए बी एस यानी ये वाला कोण, ये भी आपका 90 अंश का होगा, और ये भी आपका 90 अंश का होगा। ऐसा क्यों, साथ में ये भी 90 अंश का होगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये दो विपरीत की जरूरत है प्रूव करने को, ठीक। ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा। अब ऐसा क्यों, तो देखो ऐसा इसलिए कि वृत्त के त्रिज्या को, मतलब कोई भी वृत्त की त्रिज्या हो या वृत्त की व्यास से खींची गई त्रिज्या पे जो यहाँ बना कोण होता है वो 90 अंश का होता है। सिंपल सा ये एक मतलब रूल ही समझ जाओ इसको, ठीक। कोई भी आप मतलब वृत्त बना लो, ठीक है, और उसकी कोई भी त्रिज्या ले लो, और उस त्रिज्या से अगर जाने वाला, त्रिज्या या व्यास ले लो, ठीक है, व्यास ही ले लो, तो उस व्यास से होकर जाने वाली जो स्पर्श रेखा होगी उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे जो कोण होगा 90 डिग्री का, उसी प्रकार यहाँ भी जो कोण होगा 90 डिग्री का, यहाँ भी एंगल जो होगा 90 डिग्री का। लेकिन ये और ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एकांतर कोण हम लोग का ये होता है, जब दो हम लोग की ये तिर्यक रेखाएं होती हैं, सॉरी दो समानांतर रेखाएं होती हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होता है और आपस में बराबर भी होता है, ठीक। तो इससे ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, तो ये इससे प्रूव होता है भाई ये एकांतर कोण है और दोनों बराबर हैं, तो हम लोग की ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होगी। यहीं पे हम लोग का सिंपल सा प्रूव हो गया। तो ऐसा इतना लिख दोगे, उसके बाद लिख दोगे कि परंतु कोण पी ए बी तथा कोण ए बी एस यानी ये वाला, ठीक। देखो ये बीच में जो होता है उसको कोण से दर्शाते हैं, ठीक। तो ए बी एस यानी ये वाला रिजु रेखाओं पी क्यू, रिजु यानी वही सीधी रेखाओं पी क्यू तथा आर एस को तिर्यक रेखा ए बी के द्वारा काटने से बने एकांतर कोण है। ये दोनों अगर एकांतर कोण है तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, तो लिख सकते हैं कि अतः पी क्यू समानांतर आर एस, और यही सिद्ध होता है, इति सिद्धम। बस इतना करना है और ये आपका 4 मार्क इसका आपको मिल जाएगा। सिंपल सा सवाल है। चलो ये क्वेश्चन होगा। अब चलो हम लोग ग के बाद हम लोग घ वाला प्रश्न करते हैं। घ वाला प्रश्न क्या है, देखो यह क्या प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये क्या बोला जा रहा है, जैसे हमें क्या प्रूव करना है, जैसे एक वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु मान लो यहाँ है, तो इस बिंदु से इस पे खींची जाने वाली, वृत्त पे खींची जाने वाली स्पर्श रेखा है, मान लो ये एक है और यहाँ पे एक है, ठीक, ये है। तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श बिंदु जो भी है यहाँ पे, और ये वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। तो यहाँ जो केंद्र पे बना कोण है, ये स्पर्श जो ये मतलब बिंदु है, इसके कारण यहाँ पे जो बना कोण है और जो ये कोण है, दोनों क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ये हमें प्रूव करना है, मतलब इनका योग 180 अंश के बराबर होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक।
तो चलो हम लोग करते हैं इस सवाल में। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, यानी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी ये वाला, और उसके बाद कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण ये वाला क्या है, संपूरक है, हमें प्रूव करना है। ठीक, इन दोनों कोणों को चलो करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है, मान लो हम लोग थोड़ा मान लेंगे उसमें कि दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से एक बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक, तो देखो ये हम लोग का एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, कोई बाहरी बिंदु P है उससे इस पे क्या खींची गई है, स्पर्श रेखाएं खींची गई है, और स्पर्श बिंदु को मैंने मान लिया कि ये Q है और ये एक स्पर्श बिंदु R है। ठीक मेरे भाई, अब देखो थोड़ी सी हम लोग रचना कर देंगे, रचना में O को R से, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि O को R व Q से मिला है ऐसे लिख देंगे, जो O ये केंद्र है इसको हम लोग ये Q और R ये जो स्पर्श बिंदु है इससे ऐसे मिला देंगे। क्लियर, और ये जो स्पर्श जीवा है ये भी हम लोग खींच देंगे, स्पर्श जीवा ये QR हम लोग खींच देंगे। क्लियर, अब देखो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है कि ये मतलब स्पर्श जो रेखाएं हैं इनके जो बीच का कोण है और इनके कारण ये, ठीक है, ये स्पर्श बिंदु QR या स्पर्श जीवा QR के कारण ये केंद्र पर जो बना कोण है ये दोनों संपूरक है, मतलब ये P और O, मतलब कोण P प्लस कोण O जो है 180 अंश के बराबर है। संपूरक मीन्स दोनों का योग 180 अंश, दो कोणों का योग 180 अंश। तो चलो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल सा है रूल, आसानी से कर लेंगे। तो ये लिख दोगे थोड़ा कि सिद्ध करना है कि स्पर्श जीवा द्वारा है, जो ये स्पर्श जीवा है इसके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है ये वाला केंद्र पर बना कोण QOR व कोण QPR यानी ये कोण QPR क्या है, संपूरक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, चलो ये रचना तो मैंने पहले ही यहाँ पे कर दिया तो यहाँ क्या जरूरत है, इसको मत लिखो, इतना तो चीज़ें आप लोग लिख लोगे, ये फिगर बना लोगे। अब इसके बाद उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिखोगे, उपपत्ति में लिखोगे कि कोण PQO यानी PQO ये यानी ये वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया कि कोई भी मतलब वृत्त हो गया उसकी स्पर्श रेखा से मतलब खींची गई जो त्रिज्या होती है या त्रिज्या पे ये खींची गई स्पर्श रेखा यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। सिंपल सा ये रूल है। ठीक, तो यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे भी देखो स्पर्श रेखा जा रही है और ये त्रिज्या है तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी दो कोण हमें मालूम हो गए। अब इनको हमें मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे, तो देखो हम जानते हैं, ये देखो ये क्या बन जा रहा है, ये यहाँ से आ रहा है एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, ये चौथा कोण, चार कोण चार भुजा। तो ये कैसा, ये एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये क्या है, ये एक आपका चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो यहाँ से यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो इसके लिए इसके लिए कि मतलब ये लिख दोगे कि PQO जो ये PQO है और जो ये PR मतलब सॉरी हाँ PRO है वो दोनों 90-90 अंश के बराबर हैं। क्यों, क्योंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ऐसे लिख दोगे कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो ये त्रिज्या है ये भाई ये स्पर्श रेखा ये स्पर्श बिंदु है और यहाँ से ये जाने वाली त्रिज्या होती है इस स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यानी ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, लंब होने का मतलब यही है, सिंपल। तो ये लिख दोगे और उसके बाद हम लोग ले लेंगे चतुर्भुज में, चतुर्भुज हम लोग का जो भी है PQO और R, इसमें अब कोण P, कोण Q, कोण O और कोण R ये चारों का योग कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 360 के। तो देखो यहाँ पे कर लिया गया है। ठीक, कोण देखो ये बीच वाला जो होता है वही कोण को दर्शाता है, कोण QPR यानी कोण P, QPR क्या है, QPR यानी ये वाला कोण, ठीक, QPR और प्लस कोण QOR यानी ये वाला कोण, ठीक, प्लस PQO यानी Q बीच में Q है ना तो ये वाला कोण, ठीक, और प्लस PRO यानी ये वाला कोण, तो PRO और इन सभी का योग यानी इन चारों का योग 360 अंश के बराबर होगा, क्योंकि एक ये चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज के चारों अंतों कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। अब बस चूंकि QPR को उसी तरह रहने देंगे, QOR उसी तरह रहने देंगे, PQO जो PQO यानी कोण Q है और ओके यार, हाँ चलो, हाँ एक्चुअली अभी मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी और वीडियो यहीं पे शायद कट गया था और मैंने पूरा बता दिया था, तो चलो इसको एक बार और पूरा बता देता हूँ।
ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि चतुर्भुज पी क्यू ओ आर में लेंगे, पी क्यू ओ आर में लेंगे, ये वाला बिंदु हम लोग का आर है, ध्यान रखना। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि ये जो कोण पी है, कोण जो ये क्यू है, कोण जो ये ओ है, कोण ये जो आर है, सभी कोणों का योग 360 अंश के बराबर होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक, तो चलो अब देखो, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी ये वाला कोण। ठीक, देखो ये क्यू पी आर है, बीच में जो होता है ना वही एंगल को मेन दर्शाता है, तो ये इसको दर्शा रहा है। ठीक, और क्यू ओ आर, क्यू ओ आर यानी ये वाला एंगल। ठीक, यहाँ पे क्यू ओ आर प्लस पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ यानी ये वाला कोण। ठीक है भाई, प्लस पी आर ओ, पी आर ओ यानी ये वाला। ठीक, बराबर 360 अंश, यानी हमने चारों कोणों को ले लिया और सबका योग 360 अंश के बराबर हो गया। अब देखो क्यू पी आर यानी ये वाला हमें मालूम नहीं है और न ही ये वाला हमें मालूम है, क्यू ओ आर न ही कोण ओ मालूम है, तो इसको इसी तरह छोड़ते हैं। पी क्यू ओ, पी क्यू ओ यानी ये वाला तो हमें मालूम है भाई। ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये वाला लंब होने का मतलब कि ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा, उसी प्रकार यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये दोनों 90 अंश है, तो कोण क्यू और आर जो है 90 अंश है, तो कोण क्यू आपका 90 अंश और आर भी 90 अंश, तो इनकी जगह 90-90 रख लेंगे और बराबर 360 अंश। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 180 अंश के बराबर, इसको इसी तरह सेम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, ये प्लस 180 अंश बराबर 360 अंश, या इन दो कोणों को हम लोग क्या करेंगे इधर ही रखेंगे और ये 180 को उधर ले जाएंगे, तो 360 माइनस 180 हो जाएगा। या फिर हम लोग का क्यू पी आर प्लस क्यू ओ आर, 360 में से 180 जाएगा तो 180 अंश बचेगा। तो अब देखो यहाँ क्यू पी आर प्लस क्यू ओ आर, हम लोग का क्यू पी आर यानी ये वाला एंगल, ठीक है, और क्यू ओ आर यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का योग कितना आ रहा है यहाँ पे 180 और 180 आ रहा है। तो यही तो चीज़ हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही तो चीज़ हमें प्रूव करना था कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखाएं के द्वारा, मतलब उन स्पर्श बिंदु के द्वारा यहाँ मतलब जो ये के कारण ये केंद्र पे बना जो कोण है और ये जो कोण है दोनों संपूरक है, मतलब दोनों का योग 180 अंश है। तो सिंपल यहाँ दोनों का योग 180 अंश आ रहा है, तो लिख दो कि यथा कोण क्यू पी आर तथा क्यू ओ आर संपूरक कोण है। ठीक, ऐसे लिख दोगे और यही आंसर हो जाएगा। सिंपल, काम खत्म इस क्वेश्चन का। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसका घ के बाद ये अंग वाला है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, कुल गेंदों की संख्या तब 5 3 8 हो जाएगी। ठीक, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो, और सेकंड में से पूछा है कि लाल नहीं हो। ठीक है, तो देखो कुल गेंदों की संख्या 8 है। ठीक, 8 में से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पहला सवाल पूछा है कि लाल हो, गेंद लाल हो, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है भाई 3 है, तो 8 में से 3 ही तो हम लोग की लाल निकलने की प्रायिकता होगी, तो पहले का आंसर 3/8 हो जाएगा। ठीक, और लाल न होने की प्रायिकता, तो न होने की प्रायिकता पूछे तो एक में से उसको हम लोग घटा देते हैं और फिर जो आंसर है तो वो हो जाता है। तो चलो यहाँ पे इस सवाल को देख लेते हैं कैसे, थोड़ा डिटेल में आप लोग इसको लिख दोगे। ठीक, देखो ये क्वेश्चन, ये प्रायिकता का आसान सा काफ़ी सवाल है। लिख दोगे ऐसे अंग में कि लाल गेंदों की संख्या बराबर 3, काली गेंदों की संख्या बराबर 5, ये तो हमें दिया है, तो कुल गेंदों की संख्या 3 + 5 = 8 हो जाएगी। अब लाल गेंद होने की प्रायिकता, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम हम लोग के 8 है, यानी कुल हम लोग की गेंदों की संख्या 8 है, उसमें से जो संभावना है यानी आने की प्रायिकता, यानी हमें लाल गेंद लाल हो यानी निकाल रहे 8 थैलों में और उसमें से 3 लाल है, तो 3 ही तो संभावना होगी कि तीनों लाल होगी, 3 निकालेंगे तो लाल होगी, तो ऊपर 3 लिख देंगे, तो ये पहला का आंसर हो जाएगा। और लाल न होने की प्रायिकता, तो जो भी लाल होने की प्रायिकता है उसमें मतलब उसको हम लोग घटा देंगे 1 में से, तो 1 - 3/8, तो ये लाल न होने की प्रायिकता 5/8 आ जाएगी। सिंपल। चलो भाई, तो ये आपका 4 मार्क, इतना छोटा सा भाई, इसको 2 मार्क में देना चाहिए लेकिन 4 मार्क में दिया है, बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया था ऐसा क्वेश्चन कि जो मतलब 2 मार्क या मतलब 4 मार्क में पूछा जाना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया था, कोई दिक्कत नहीं। चलो जहाँ दिया रहेगा वहाँ पे आपको करना होगा। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अंग के बाद ये च वाला करते हैं। बाकी आप हमने 5 कर लिया, आपको एग्जाम में यहाँ 5 ही करना होगा, सेकंड क्वेश्चन में 5 ही प्रश्न करना होगा, लेकिन चलो हम लोग इसको भी कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, हर साल आता है। ठीक, इसमें क्या दिया है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य
यानी इस बंटन का हमें माध्यक यानी वही माध्यिका दिया हुआ है 28.5। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो, बारंबारताओं का योग हमें 60 दे रखे हैं, यानी ये बारंबारताओं का योग हमें 60 दे रखा है, इसका योग कितना है 60 के बराबर है। ठीक, तो x और y इसमें कुछ यहाँ पे अंक रहना चाहिए लेकिन उनको गायब कर दिया है और इनका हमें मान पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, चलो ये क्वेश्चन निश्चित है आपके एग्जाम में आना ही आना है 100%। और ऐसा ही क्वेश्चन चूंकि 7 पेपर सेट होंगे तो 2-3 पेपर सेटों में तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेगा और 2-3 पेपर सेटों में थोड़ा अलग कोई इसी के आधार पे कोई अगला क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। अब इसमें भी क्या करोगे कि आप वर्ग अंतराल बारंबारता और संचयी बारंबारता का सेक्शन बनाओगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रश्न में हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, तो इसमें 3 सेक्शन बनाना होता है, वर्ग अंतराल बारंबारता और संचयी बारंबारता। ठीक है, तो चलो हम लोग बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले वर्ग अंतराल जो भी दिया है उसको लिख लोगे भाई। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये जो भी दिया है 50 से 60 तक, तो 50 से 60 तक ये हम लोग की तो बारंबारता हो गई। अभी मतलब वर्ग अंतराल हो गया। अब इसकी बारंबारता हमें दिया हुआ है। ठीक है, 0 से 10 तक की 5, 0 से 10 तक की 5, 10 से 20 तक की x, 20 से 30 तक की ये 20, 30 से 40 तक की 15, 40 से 50 तक की y और 50 से 60 तक ये 5। तो जिसकी बारंबारता जितनी है उसके सामने ये आप लिख लोगे। ठीक, चलो ये हमने पूरा पूरा लिख लिया है। अब संचयी बारंबारता निकालोगे इसका। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या किया जाता है, माध्यिका निकालते समय हमेशा आपको संचयी बारंबारता तो निकालनी ही पड़ेगी। तो ये ऐसे संचयी बारंबारता है, ऐसे ये पूरा पूरा ये बॉक्स टाइप में बना लोगे और ऐसे ही करोगे। तो संचयी बारंबारता में सबसे पहले यहाँ पे जो 5 है तो उसको सेम पहला ये जो यहाँ पे अंक लिखा है उसी तरह मतलब लिख दोगे और उसके बाद ये अगला अंक इसमें जोड़ते जाओगे। तो 5 में x जोड़ोगे तो 5 + x हो जाएगा, 5 + x में ये 20 जोड़ोगे तो 25 + x हो जाएगा, 25 + x में ये 15 जोड़ोगे तो ये 40 + x हो जाएगा, 40 + x में ये वाला यानी y जोड़ोगे तो 40 + x + y बच जाएगा और मतलब होगा, और 40 + x + y में ये 5 जोड़ोगे तो 45 x + y होगा। क्लियर मेरे भाई, चलो तो ये संचयी बारंबारता हो गई। अब देखो हमें आगे बारंबारताओं के योग की जरूरत पड़ेगी, तो चूंकि आप कर लो थोड़ा ये बारंबारताओं का योग, तो बारंबारताओं के योग को हम लोग n से डिनोट करते हैं और इनका योग करोगे तो यहाँ पे देखो इसी के बराबर जो यहाँ अंत में ये आया है ना, इसी के बराबर यहाँ भी आएगा। तो 45 + x + y, अगर ये गड़बड़ आ रहा है इसका मतलब दोनों यहाँ अंतर आ रहा है, इसका मतलब कहीं आपने गड़बड़ किया है सवाल में। ठीक, तो ये 45 + x + y और 45 + x + y ये दोनों बराबर आएगा। ठीक, चूंकि n का मान यानी बारंबारताओं का मान मतलब बारंबारताओं का योग 45 + x + y आ रहा है। ठीक है, और हमें बारंबारताओं का योग पहले से दिया है, बारंबारताओं का योग यहाँ पे 60 दिया हुआ है। तो हमें बारंबारताओं का योग n बराबर यहाँ इतना है और हमें योग दे रखा है कि 60 है, तो हम दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे और x और y के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे कि चूंकि दिया है n बराबर 60, n मीन्स वही ये बारंबारताओं का योग 60, अतः जो 45 + x + y होगा वो 60 के बराबर ही होगा क्योंकि बारंबारताओं का योग 60 दे रखा है और ये इनका योग ये है तो ये 60 के बराबर होगा। तो अतः लिख देंगे 45 + x + y बराबर 60। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से x + y क्या हो जाएगा, 45 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 60 - 45 यानी 15, तो x + y बराबर 15। ये समीकरण 1 हो गई। अब देखो हमें माध्यक दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, माध्यक 28.5 यानी माध्यिका हमें दे रखा है 28.5। ऐसे सवालों में x या y का मान ज्ञात करने को बोलता है तो माध्यिका दिया रहता है। तो यहाँ पे देखो माध्यिका ये दे रखा है 28.5। अगर हमें माध्यिका दे रखा है तो वर्ग अंतराल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माध्यिका या माध्यक 28.5 है। अब ये 28.5 किसके अंतर्गत आएगा, तो 28.5 देखो ये 20-30 के बीच में ही आएगा 28.5, यानी हम लोग का जो माध्यिका वर्ग होगा यही होगा, ये वाला होगा माध्यिका वर्ग। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कि माध्यक 28.5 है जो वर्ग अंतराल 20-30 में स्थित होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का जो माध्यक वर्ग होगा एक तरह से यही हम लोग का हो जाएगा 20-30। ठीक, जिसमें ये 20 निम्न सीमा, 30 उच्च सीमा। तो यहाँ से हम लोग का ये निम्न सीमा L। ठीक, तो अतः L बराबर 20 हम लोग का, चूंकि माध्यक का फार्मूला होता है माध्यिका बराबर L + n/2 - c अपन f × h, जहाँ L क्या होता है निम्न सीमा। तो यहाँ पे L निम्न सीमा 20 है। f का मान क्या है, तो f का मान देखो यहाँ पे वो 20 है। ठीक, अब f का मान, ये f क्या है तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो हम लोग का वर्ग अंतराल है उसकी जो ये यहाँ पे बारंबारता है उस वो f होता है और एक c होता है। तो जो हम लोग का वर्ग जो अंतराल होता है उसके ऊपर वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता को हम लोग c से डिनोट करते हैं, तो ये आपका c होता है। क्लियर मेरे भाई, तो चलो तो f का मान 20 है, c का मान 5 + x, c का मान यहाँ पे 5 + x है। ठीक, और h का मान 10 है। h मीन्स
उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 30 में से 20 घटाओगे तो वो 10 के बराबर है। सिंपल। अब देखो ये हमने सारी चीज़ें क्यों ज्ञात की, क्योंकि ये माध्यक के फार्मूले में सारी चीज़ें यूज होती हैं। तब माध्यक यानी माध्यिका बराबर L प्लस एन बाई टू माइनस सी अपन में F इंटू एच, ये फार्मूला हो गया। अब जो चीज़ें दी है उसको रख लेते हैं। L की जगह पे 28.5, नहीं, L की जगह पे नहीं, माध्यक हमें दे रखा है तो माध्यक की जगह पे 28.5 और बराबर L, तो L का जगह पे हम लोग अब 20 रखेंगे, प्लस n/2 का मान कितना होगा, n का मान यहाँ पे 60 था तो n/2 का मान हम लोग का सीधे सीधे 30 लिख सकते हैं। ठीक, तो n/2 के जगह पे मैंने 30 लिख लिया है। और माइनस c का मान क्या, माइनस, और c का मान हम लोग का 5 प्लस x है, और ये कोष्ट टूटेगा तो -5 माइनस x हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -5 माइनस x पहले डायरेक्ट लिख दिया है। क्लियर है भाई। अब देखो, और बट्टे में f, तो f की जगह पे हम लोग का 20 है। अरे यार ये दिक्कत कर रहा है। f की जगह पे हम लोग का क्या है, 20 है, तो f की जगह पे मैंने 20 रख लिया, और गुणे h की जगह पे ये 10, तो 10। ठीक, अब इसी को हम लोग हल कर देंगे, तो चलो हल करते हैं। तो 28.5 और ये 20 है। ठीक, तो ये 20 को इधर लाएंगे तो 28.5 माइनस 20 हो जाएगा, और बराबर, अब देखो अब क्या बचेगा, 30 में से 5 गया 25 माइनस x बट्टे में हम लोग का ये 20 है, तो यहाँ 10 दूना का बेस 2 हो गया है। ठीक, चलो क्लियर है भाई। अब 28.5 में से 20 जाएगा तो 8.5 बचेगा, और ये 25 माइनस x बटे 2 उसी तरह रहने देते हैं। अब 2 इधर भाग इधर आकर गुणा होगा, तो 8.5, तो 8.5 गुणे 2 तो ये 17 हो जाएगा। 8.5 में आप 2 से गुणा करोगे तो वो 17 हो जाएगा, और ये 25 माइनस x इधर बच जाएगा। यानी आपका अगर x बराबर देखा जाए तो x को ये माइनस है तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 25 और ये 17 को इधर लाएंगे तो -17 हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो गया, x बराबर 8 हो गया, तो x का मान 8 आ गया। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का मान अगर 8 आ गया तो इस x का मान यहाँ पे समीकरण 1 जो थी उसमें रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पे, और समीकरण 1 क्या थी, x प्लस वाई बराबर 15, x की जगह पे 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8, तो y का मान 7। तो हमें क्या ज्ञात करना था, x और y का मान ज्ञात करना था। हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। x बराबर हम लोग का 8 हो गया, y बराबर हम लोग का 7 हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना था, तो वो हमने ज्ञात कर लिया 8, x का मान 8 और y का मान 7। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये दे देगा आपके एग्जाम में। कभी कभी एक भी गायब कर देता है, कभी कभी दोनों गायब कर देगा। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें गायब कर देगा। तो इस तरह से आप मान निकालोगे जैसा मैंने निकाला हुआ है। चलो, तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब तक हमने कितना 12 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, 2 मार्क वाले और 4 मार्क वाले। अब चलो आगे हम लोग के कुछ ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अब इनको करते हैं। इसमें क्या है, अब ये दूसरे के बाद ये तीसरा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, और तीसरा, चौथा और जो 5वां प्रश्न होगा इसमें आपका अथवा भी रहेगा। ये 6 मार्क वाले प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न में अथवा भी रहेगा, तो हम लोग अथवा वाला भी करते जाएंगे। ठीक, ये प्रश्न है और ये प्रश्न है, दोनों में कोई एक करना होगा, लेकिन हम लोग दोनों को करेंगे। ये 2 प्रश्न है तो इनमें से आपको किसी एक को करना होगा, लेकिन अभी हम लोग दोनों यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में किसी में ये आएगा, किसी में ये आएगा, किसी में ये आएगा, किसी में ये आएगा। ठीक है भाई, तो इसलिए सब करना जरूरी है। तो चलो सबको हम लोग समझते हुए करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हो, ऐसी संख्याएं कितनी है। ठीक है, अब देखो 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या में आप जानते हो, जैसे मान लो 12 है, तो ये एक दहाई का अंक होता है, एक इकाई का अंक होता है। तो 2 अंकों की एक संख्या है, तो मान लो कि दहाई का अंक x है, दहाई का अंक आपका क्या है, x है, माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक जो है y है। तो इसलिए आपकी संख्या क्या हो जाएगी, जो संख्या होगी वो देखो, दहाई का अंक x, तो x में आप 10 से गुणा कर दो, और प्लस इकाई का अंक y, तो y, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगी। सिंपल। अब देखो, तो 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ओके, 2 अंकों की एक संख्या, तो वो क्या है, होगी हम लोग की 10x प्लस वाई, तो संख्या हम लोग की 2 अंकों की 10x प्लस वाई हो गई। और इसको अंकों को उलटने पे, यानी मतलब y को इधर कर दे और x को उधर कर दे, सिंपल। ठीक है, तो अंकों को उलट दे, तो अंकों को उलट देते हैं, तो ये 10y प्लस x हो जाएगा अंकों को उलटने पे। तो 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों से बनी संख्या को उलटने पे, यानी हमने ये उलट दिया है, तो इसका योग कितना है भाई, इसका योग है 66 के बराबर, ये 66 के बराबर ये। तो अब ये एक शर्त बन गई, एक समीकरण बन गई, इसको हल करेंगे। एक समीकरण नहीं बनी, ये शर्त बनी, तो इसको हल कर कर समीकरण एक बनाएंगे। और अंत में दिया है कि अंकों का अंतर, यानी हम लोग का अंकों का अंतर क्या है, 2 है, तो अंकों का अंतर मान लो x माइनस वाई बराबर हम लोग का क्या है, 2 है।
तो ये एक समीकरण बन जाएगी। और फिर दोनों समीकरणों को हल कर देंगे, यहाँ पर हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे सारा का सारा इसका अच्छे से सॉल्यूशन किया गया है। मान लोगे कि मानक दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। क्लियर। चलो तब संख्या क्या होगी भाई, दहाई का अंक x है तो x में हम लोग 10 से गुणा कर देंगे तभी तो वो दहाई का अंक बनेगा। जैसे कोई संख्या हम लोग की 12 है, ठीक, तो ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग दहाई के अंक में 10 से गुणा और इकाई के अंक जोड़ देंगे तो वह संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो उसी प्रकार ये किया गया है। ठीक, चलो तो संख्या हम लोग की 10x प्लस वाई हो गई। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला है कि संख्या, उस संख्या और संख्या के अंकों को बदलने पे, तो संख्या हम लोग की 10x प्लस वाई हो गई। ठीक, तो ये संख्या और संख्या के अंकों को बदलने पे जो योग आ रहा है वो 66 के बराबर है। तो संख्या के अंकों का योग बदल देते हैं, यानी x की जगह पे y, y की जगह पे x कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक, तो इन दोनों का योग कितने के बराबर है, 66 के बराबर है। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि उसके अंकों को उलटने पे, दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पे बनी संख्या का योग क्या है, 66 है। तो देखो ये दो अंकों की एक संख्या हो गई और इसके अंकों को उलटने पर ये बनी संख्या हो गई, इन दोनों का योग 66 है। सिंपल। अब इसको हल कर कर हम लोग क्या करते हैं कि एक समीकरण बनाते हैं। तो ये कोष्ठ हटाएंगे, यहाँ कोष्ठ हटा दिए हम लोगों ने, तो 10x और x 11x y और 10y 11y, यानी 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 पूरा पूरा कामन ले लेंगे तो ये कट जाएगा, 11 का 11, 11 छः 66, यानी x प्लस वाई बराबर आपका 66 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक ये समीकरण बन गई। और द्वितीय शर्तानुसार अंकों का अंतर हमें क्या दिया था, 2 दिया था कि अंकों का अंतर 2 हो। तो अंकों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ हम ये भी कर सकते हैं y माइनस एक्स बराबर भी 2 कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं बोला कि दहाई के अंक में से क्या है, तो इसलिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यही लेते हैं अभी। ठीक है, यही लेते हैं। चलो तो x माइनस वाई यानी अंकों का अंतर हमने कर दिया, मान लो 2 के बराबर है। ठीक, अब चलो अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पे समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 6 है तो 6 है, और x माइनस वाई बराबर 2 है तो यहाँ पे देखो 2 है। अब देखो x ये प्लस माइनस है, ये मतलब y वाला तो ये कट जाएगा और ये x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 6 तो 8 हो जाएगा तो x बराबर 4 हो जाएगा। सिंपल। तो ये 2x बराबर 8 हो गया तो x बराबर आपका 4 हो गया। अब देखो x का मान हमें मालूम हो गया, तो x का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रखकर हम लोग y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x का मान समीकरण 1 में रखा गया, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पे समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, ये वाली। ठीक, तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग 4 रखेंगे प्लस वाई बराबर 6, तो x की जगह पे हमने यहाँ पे 4 प्लस वाई बराबर 6, x की जगह पे 4 रख दिया तो 4 उधर जाएगा तो 6 में से घट जाएगा, ये 9 क्या है भाई, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर 2 हो गया। ठीक, ये जितनी भी टाइपिंग मिस्टेक है ना भाई, मैं इसको सीधा कर कर ऐड कर दूंगा, चिंता मत लेना लक्ष्य बैच वाले बच्चे। ठीक, तो y बराबर आपका ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो कहेंगे कि अतः संख्या बराबर, संख्या हम लोग क्या थी 10x प्लस वाई, तो x के जगह पे 10, सॉरी x के जगह पे हम लोगों ने क्या निकाला 4, तो 4 और प्लस y की जगह पे हमने 2, तो संख्या हम लोग की 42 हो गई। और इसी प्रकार की देखो ये 42 हो गई ना, तो यहाँ पे अगर अंकों का अंतर मतलब अंकों को हम लोग उलट देंगे, ठीक, क्योंकि उलटने से एक और संख्या बन जाएगी। ठीक, वो क्या होगी 24। तो इसी प्रकार एक और संख्या 24 भी हो सकती है, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसको अंकों को हम लोग पलट देंगे तो एक और संख्या बनेगी। सिंपल। चलो तो इस तरह से इस सवाल को करोगे, ये 6 मार्क वाला सवाल है। तो इसको करो या फिर इसको करो, ये अथवा वाला। अब अथवा वाला में क्या है देखो, इसको भी हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। देखो एक मिनट, एक पेज ले लेता हूँ, इस पर देखते हैं। देखो क्या देखिए कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मान लो अभी वर्तमान आयु, जो नूरी है उसकी वर्तमान आयु क्या है, x है, और जो सोनू है उसकी वर्तमान आयु क्या है, y है। तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी पीछे, तो दोनों के एज में से 5-5 वर्ष घटेगा। मान लो इधर इसके बराबर कर लेता हूँ, ये y माइनस 5, दोनों के एज में से हमने 5-5 वर्ष घटा दिया, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये 3 गुनी थी, तो इसलिए इसमें हम लोग 3 से गुणा करेंगे, तभी तो ये बीच में हमने बराबर दिया है, तो दोनों बराबर होगा। सिंपल। देखो नूरी की आयु हमने मान लिया कि वर्तमान में x है और सोनू की y है, तो 5 वर्ष पूर्व कह रहे हैं, तो x में से हम लोग 5 घटाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष पीछे इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी 5 वर्ष पीछे जाएंगे भाई। ठीक, दोनों में 5-5 वर्ष की कमी होगी, तो y माइनस 5, तो 5 वर्ष पीछे इसकी आयु कितनी थी, इसकी
3 गुनी थी, तो इसमें हम लोग 3 से गुणा कर लेंगे, सिंपल। तो इसको अब हल करेंगे, हल कर कर एक समीकरण बनाएंगे, ठीक। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, ओके 10 वर्ष पश्चात, यानी ये x है ये y है, यानी वर्तमान आयु उन दोनों की है, ये नूरी की वर्तमान आयु, ये सोनू की वर्तमान आयु। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद यानी 10 साल इसकी भी एज बढ़ जाएगी, 10 साल इसकी भी एज बढ़ जाएगी, सिंपल। 10 वर्ष पश्चात क्या बोल रहा है कि सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है, ये 2 गुनी हो जाती है, ठीक। तो अगर ये 2 गुनी हो जाती है तो इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी। अब इसको हल कर कर एक समीकरण बना लेंगे और फिर दोनों समीकरणों को हल कर देंगे और हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलो हम लोग करते हैं। यहाँ इसको साइड रखता हूँ। देखो किया गया है यहाँ पे, माना गया है कि माना कि नूरी की आयु जो है x तथा सोनू की आयु y वर्ष है। तो प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष पश्चात, तो x माइनस 5 y माइनस 5, इसकी आयु से 3 गुनी हो जाती है, ये 3 गुनी हो जाती है, तो इसलिए इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, ये सोनू की आयु में, ठीक। क्लियर भाई। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो x माइनस 5 ये 3 से गुणा होगा, 3y माइनस 3 5 15। अब देखो ये x और y को एक तरफ लाते हैं, तो इसको एक तरफ इधर लाएंगे बराबर के, तो -3y हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी -15 + 10 यानी -10 बचेगा। तो x माइनस 3y -10, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो x ये नूरी की आयु है, इसमें 10 वर्ष पश्चात यानी आगे, तो 10 जोड़ देंगे। y सोनू की आयु है, वर्तमान आयु, और 10 वर्ष पश्चात कह रहे तो 10 इसमें जोड़ देंगे, इसकी 2 गुनी हो जाती है, तो इसलिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे कि दोनों बराबर हो जाए। और बस इसको अब हल करो, तो x + 10 ये 2y प्लस ये 20 हो गया, ठीक। 2 से इसमें गुणा हुआ तो ये x और 2 इधर आया तो -2y, और ये देखो 10 उधर गया तो 20 - 10 = 10, तो ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, जो भी 1 और 2 समीकरण इस दोनों को हल करेंगे। तो चलो भाई हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे है समीकरण 1 क्या है, x - 3y = -10, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है, x - 2y = 10, ठीक। अब देखो ये माइनस माइनस है, ये तो इसको हम लोग किसी ना किसी एक को कटाना होगा, कि तो y को कि तो x को। तो देखो ये x है, तो थोड़ा चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, या प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार ये x कट जाएगा, अब इसका चिन्ह हम लोग का ये x प्लस और x ये माइनस, तो ये कट जाएगा, ठीक। अब देखो उसके बाद 3 और ये +2y, अब ये वाला चिन्ह लेंगे, ये वाला नहीं, चिन्ह हमने बदल दिया है, तो ठीक। तो हम लोग क्या बचा यहाँ पे -y बचा, और देखो ये -10 और ये 10 हम लोग का, ओके यहाँ पे माइनस लग गया है ना, तो -10, तो -10 आपका -20 हो जाएगा, ठीक। अब देखो -y -20 यानी y बराबर आपका 20 आ गया, सिंपल। अब क्या करेंगे, y का मान हमें आ गया, यानी y का मान हमने क्या माना था, सोनू की आयु माना था, तो सोनू की आयु 20 वर्ष हो गई। अब हम लोग नूरी की आयु ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम लोग y का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक में भी रख सकते हो आपका मान, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर x - 2y = 10, ये हम लोग की समीकरण 2 है। x - 2y = 10 ये समीकरण हम लोग की 2 है, ठीक। चलो तो x - 2y = 10, तो x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि x का तो हमें ज्ञात ही करना है, तो उसी तरह रहने देंगे -2, और y की जगह पे 10 नहीं 20, ये 20, ठीक। तो 20 दूना का 40, और उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 40 इधर जाएगा तो आकर प्लस हो जाएगा, ठीक। और -10 पहले से था, यहाँ पे 10 था, -10 नहीं, ये बराबर है, तो 40 10 50, यानी x का मान आपका 50 निकल कर आ जाएगा। तो लिख दोगे कि अतः नूरी की आयु 50 तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है, ऐसे लिख दोगे, आपका काम हो गया, ये आंसर आपका आ गया, सिंपल मेरे भाई। चलो तो हमने ये दोनों सवाल कर लिया, प्रश्नोत्तर संख्या जो 3 है इसके दोनों सवालों को कर लिया, बाकी आपको एक ही करना होगा, दोनों नहीं करना होगा एग्जाम में। यहाँ हमने दोनों सॉल्व कर लिया, क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये पूछा जाएगा, किसी के पेपर सेट में ये पूछा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अब ये चौथा करते हैं प्रश्न, ये देखो आपका त्रिकोणमिति से है, हाइट एंड डिस्टेंस वाले से है। चलो दोनों सवालों को करते हैं। इसमें पहला सवाल क्या है, आप लोग देख सकते हो। पहला सवाल है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो ये हम लोग का चौथा सवाल है, इसको करते हैं। देखो ऐसे अगर सवालों में अगर आप फिगर बना लेते हो तो आपका काम हो गया,
क्योंकि इस पे फिगर पे ही डिपेंड करता है सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पे फिगर को पहले मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्या कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, ये मान लो एक बहुमंजिल शिखर है, ठीक है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, ओके, अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो मान लो यहाँ पे, यहाँ फिगर चलो एक बार मैं बनाता हूँ। ये हम लोग की एक बहुमंजिल भवन है, ये एक बहुमंजिल भवन है। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के, मान लो यहाँ पे कोई भवन है 8 मीटर ऊंची है, ठीक भाई। ये तो आपकी धरती होगी, धरती पे ही तो दोनों भवनें बनेंगी, तो इसको मिला देते हैं। ये कोई मतलब ये बहुमंजिल भवन है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी भवन है। इसके शिखर से यहाँ पे देखने पर एक ये 8 मीटर ऊंची भवन है। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 8 मीटर है। इसके यहाँ शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, यानी जो ये भवन है 8 मीटर ऊंची, उसके तल का अवनमन कोण, यानी ये जो तल है इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण मीन्स ये वाला होता है, ये वाला कोण, ये वाला एंगल, ठीक। तो ये वाला कितना है? अवनमन कोण 30 अंश है। अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा आपका, क्या? क्योंकि ये रेखा, ये दोनों समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही, तो दोनों एक आंतर कोण, तो ये भी आपका 30 अंश हो जाएगा। तो इसका तल के अवनमन कोण 30 अंश, ओके। तल मीटर ऊंचे भवन शिखर और तल के, ओके, ये शिखर का उन्नयन कोण है भाई, यानी इसका ये होगा, ये शिखर का, पहले शिखर दे रखा है कि शिखर और तल के अवनमन क्रमशः 30 अंश और 45 अंश, यानी ये शिखर का ये 45 अंश दे रखा है। तो ये शिखर का ये, तो इसको अब मिलाते हैं, ये इसको सीधा, तो ये आपका 30 अंश और ये आपका 45 अंश यहाँ पे दे रखा है एक, ठीक। तो ये 45 अंश ये भी हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? चलो, तो अब हम लोग देखो, अगर हम लोग का अब 8 मीटर होता है तो ये भी हम लोग का, क्योंकि ये दूरी समान ही होगी, क्योंकि इसको सिद्ध कर हमने मिलाया है, तो ये भी 8 मीटर होगी और ये आधार हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो चलो देखो, एक बार यहाँ फिगर है, इस फिगर को भी समझा देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के, एक बहुमंजिल भवन है, जैसे ये ए बी हम लोग की एक बहुमंजिल भवन है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक छोटी सी भवन है, उसके शिखर का, यानी ये इसके शिखर का और उसके तल का जो अवनमन कोण है, ठीक है, वह क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। यानी अब यहाँ से ये लेंगे, ठीक है, तो ये इसके कारण यहाँ पे जो अवनमन कोण बन रहा है वो 30 अंश होगा। ये हमने खींचा नहीं, आपको ये खींचना पड़ेगा, ठीक। मैं इसको फिगर में ऐड कर दूंगा अच्छे से। और उसके तल का, यानी ये वाला तल का, यहाँ पे अवनमन कोण है जो, वो क्या है? 45 अंश है। यानी ये वाला पूरा जो एंगल है वो क्या है? 45 अंश है। तो ये भी आपका 45 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से आप फिगर बना लोगे, ठीक। चलो, तो यहाँ पे देखो, अब हमें क्या दिया कि शिखर मतलब जो ये मतलब छोटी सी भवन है उसकी हमें लंबाई दे रखी है 8 मीटर। तो अगर ये 8 मीटर है, तो अगर मैं यहाँ से ये सिद्ध में ये इसको मिला देता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा, सिंपल। अब चलो हम इसको हल करते हैं। अब देखो, यहाँ दो हम लोग के समकोण त्रिभुज हो गए, ए पी आर, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और एक हम लोग का क्या हो गया? एक ये ए बी, सॉरी ए पी आर नहीं, ए आर पी, क्योंकि ये ना समकोण है, यहाँ पे 90 अंश है। तो ए आर पी ये वाला, और एक ये ए बी क्यू ये वाला, ये दो हम लोग के समकोण त्रिभुज हो गए। तो बारी बारी से हम लोग दोनों समकोण त्रिभुज को, मतलब जो भी इसमें रूल होता है उसको सॉल्व कर कर और हम लोग मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए आर पी में। तो यहाँ लिख दोगे कि समकोण त्रिभुज ए आर पी में, ए आर पी में, तो ये ए आर यानी लंब, ये ए आर लंब, और बट्टे में हम लोग का ये पी आर, इसको आर पी भी लिख सकते हो, यानी लंब बटा आधार। और लंब बटे आधार किसके बराबर होता है? टैन थीटा के। तो टैन थीटा, और थीटा के जगह पे हम लोग का यहाँ पे 30 अंश है तो 30 अंश रख दो, या फिर ए आर बट्टे में। अब देखो ये पी जो आर है, इस ये जो दूरी है ये इस दूरी के बराबर होगी, तो इसलिए हम लोग इसके जगह पे पी आर के जगह या आर पी के जगह पे हम लोग ये क्यू बी, या जिसको क्यू बी क्यू भी बोल सकते हो आप, लिख सकते हो। तो यहाँ पे पी आर के वही जगह पे क्यू बी रखा गया है, और 33 अंश का मान 1/√3। क्लियर? और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है क्वेश्चन में कि चूंकि पी आर, यानी पी आर की जो लंबाई होगी इसी के बराबर होगी क्यू आर, क्यू आर के, पी आर की लंबाई क्यू आर के बराबर, क्यू आर नहीं भाई, क्यू बी के बराबर होगी, पी आर की लंबाई क्यू बी के बराबर होगी, ठीक। अब देखो इधर गुणा होगा तो √3 ए आर, यानी वही ए आर इंटू √3, वही बात हुआ। और इधर गुणा होगा तो ये एक में गुणा होगा तो क्यू बी ही हो जाएगा। अब देखो, अगर क्यू बी बराबर अब देखा जाए तो
वही ए आर रूट थ्री, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रूट थ्री ए आर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यू बी का मान हम लोग का ये आ गया, इसको अब यहीं पे छोड़ते हैं। क्यू बी का यानी जो आधार का मान है इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में लेंगे, ठीक। तो समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी क्यू में ये हम लोग का ए बी अब यहाँ पे लंब हो जाएगा, ठीक। और ये हम लोग का आधार हो जाएगा बी क्यू, या जिसको आप क्यू भी बोल सकते हो, ठीक। तो ए बी लंब, क्यू बी आधार, और बराबर लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। और अब यहाँ थीटा के जगह पे 45 अंश रखेंगे तो 45 अंश हो गया। अब देखो ए बी ये वाली दूरी, तो इसको दो पार्ट में हमने यहाँ पे ये बिंदु जो यहाँ से हमने खींचा है लाइन, इसको मैंने आर ले लिया है। तो यहाँ पे ए आर प्लस आर बी या बी आर लिख सकते हैं, दो भागों में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी की जगह पे ए आर प्लस आर बी, यानी ए आर प्लस आर बी, पूरी दूरी ए बी की जगह पे हम लोग ये दो भागों में ए आर और आर बी ले लेंगे, ठीक। तो ए आर प्लस आर बी ले लिया है, और क्यू बी की जगह पे मैं क्यू बी इसी तरह रखता हूँ। अब देखो ए आर का तो हमें मान मालूम नहीं है ए आर का, तो उसको उसी तरह दे देते हैं। और ये आर बी की जगह पे हम लोग का मान हम लोग का मालूम है 8, तो 8 हम लोग रख देंगे। तो देखो, और ये 45 अंश का मान 1 के बराबर है, तो एक उसी तरह रहने देंगे, ठीक। तो ए आर और आर बी का मान 8 है, तो 8 रख देंगे। और क्यू बी का मान हमने पहले ही निकाल रखा था यहाँ पे ए आर रूट में 3, तो ए आर रूट में 3 हम लोग ले लेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो ए आर प्लस 8 बराबर ये एक में इधर गुणा होगा तो वही होगा ए आर रूट 3, ठीक। अब देखो ए आर रूट 3 ये कैसे हुआ है, तो देखो यहाँ पे ए आर प्लस 8 है और ए आर रूट 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए आर को इधर लाएंगे, ठीक है। तो अगर ए आर को इधर लाते हैं तो माइनस ए आर हो जाएगा, यानी 8 बराबर ए आर रूट 3 माइनस ए आर हो जाएगा। तो ही पूरा पक्ष बदल दिए हैं, तो ही ए आर रूट 3 माइनस ए आर बराबर ये हम लोग का 8 हो गया है, सिंपल। अब देखो इन दोनों में से हम लोग ए आर कामन लेंगे, तो ए आर हमने कामन ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ए आर कट जाएगा तो रूट 3, और यहाँ ए आर कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी ए आर कामन लिए तो हम लोग का रूट 3 माइनस 1 बचेगा, और बराबर ये 8 हो गया। तो ए आर बराबर ये देखो दोनों गुणा है तो उधर जाकर बट्टे हो जाएगा, यानी 8 बट्टे रूट 3 माइनस 1, ए आर बराबर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब देखो ये रूट 3 माइनस 1 इस प्रकार का आ गया, तो इसका अब हम लोग हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे, तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक। तो चलो करते हैं, देखो यहाँ पे किया गया है ए आर बराबर 8 बटे में रूट 3 माइनस 1 है, तो रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया है। तो चलो इसमें हम लोग गुणा करते हैं, तो ये देखो 8 और कोष्ठ में रूट 3 प्लस 1 लिख देंगे। और देखो रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वही 1 का स्क्वायर, ठीक। तो यार बराबर ये 8 रूट 3 प्लस 1 जो ऊपर वाला है उसी तरह हमने लिख दिया। और देखो रूट 3 का वर्ग तो रूट हट जाएगा, ये 3 बचेगा, और 1 का वर्ग 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 2 बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ए आर बराबर ये देखो 2 चौका 8, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 चौका 8 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 बचेगा। तो ए आर हम लोग का क्या है यहाँ पे देखो ए आर यानी ये हम लोग का निकल कर आ गया, ये हम लोग का क्या इसका जो दूरी निकल कर आया वो 4 रूट 3 प्लस 1 निकल कर आया, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी याद कीजिए, ठीक है। भवन की ऊंचाई हमें पूछा है, तो भवन की ऊंचाई हम लोग क्या करेंगे, भवन की ऊंचाई के लिए ये देखो 4 रूट में 3 प्लस 1 है ये, और इसमें ये जोड़ देंगे, क्लियर, तभी तो हम लोग की ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मालूम होगी हम लोग की, ठीक। तो चलो तो इसमें हम लोग ये 8 जोड़ देते हैं, तो लिखोगे कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर ए आर प्लस 8, और ए आर का मान दिया है 4 रूट में 3 प्लस 1, इसमें 8 जोड़ दो, ठीक। तो ए बी बराबर, ठीक। अब देखो ये 4 कोष्ठ हटाएंगे तो गुणा होगा, तो 4 रूट 3 और यहाँ गुणा होगा 4 में तो 4, और ये प्लस 8 है तो 8, और 8 4 ये 12 हो जाएगा, यानी हम लोग का ए बी बराबर 12 प्लस 4 रूट 3, ये हो गया हम लोग का बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। और बाकी हमें क्या एक पूछा था कि दोनों भवनों के बीच की दूरी, ओके, दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी क्यू बी का मान पूछा गया था, तो हमने पहले ही ज्ञात कर लिया था क्यू बी ए आर रूट 3, ओके। नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा लिख दो, आगे आप लिख दो कि दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर दूरी क्यू बी बराबर, ठीक, ए आर और रूट में 3, ए आर का मान हम लोग का क्या है ये है, तो ए आर के जगह पे आप 4 रूट 3 प्लस 1 कर दो, ठीक। और फिर यहाँ पे रूट 3 से इसमें गुणा कर दो, गुणे रूट 3, और इसको हल कर दो, आपका मान आ जाएगा, सिंपल, ठीक है मेरे भाई। चलो तो
ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा काफ़ी बड़ा ये क्वेश्चन था, 6 मार्क में आएगा आपके एग्जाम में, इस बात को याद रखना। तो चलो इसको मैं अब साइड में रखता हूँ, अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें ये अथवा वाला इसका, ये क्या है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की ऊंचाई, भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो इसको करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु P से, भूमि का कोई बिंदु P है, ठीक है, मान लो ये कोई बिंदु भूमि पे P है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन है, मान लो यहाँ एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, 10 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से कितना है, उन्नयन कोण 30 अंश, 30 अंश है, यानी ये हम लोग का यहाँ पे ये उन्नयन कोण कितना है भाई, ये हम लोग का 30 अंश है। ठीक मेरे भाई, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, इसके शिखर पे यहाँ पे एक ध्वज लहराया गया है। चलो यहाँ पे एक ध्वज, यानी वही ध्वज समझ जाओ, झंडा लहराया गया है, ध्वज लहराया गया, और P से ध्वज का उन्नयन कोण 45 अंश। ओके, इस P से इस ध्वज का यहाँ से, ये आपका जो उन्नयन कोण है ये क्या है, ये आपका 45 अंश है मेरे भाई, ये क्या है आपका 45 अंश है। तो हमें क्या बोला जा रहा है, तो ध्वजदंड की लंबाई, यानी ये जो ध्वजदंड है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, और ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, और बिंदु ये P है, इससे ये जो भवन खड़ी है इसकी दूरी, यानी ये आधार वाला दूरी हमें ज्ञात करना है। तो चलो अब इसका हम ऑफिशियल फिगर ऐसे देखो यहाँ पे बना लिया गया है। जैसे ये बिंदु P है, तो P से ये हम लोग यहाँ से ये क्या है, Q और R, ये हम लोग की भवन है, ठीक है, ये QR हम लोग की भवन है। ठीक, इस भवन से कोई बिंदु P है, जिस इस भवन के शिखर से देखो ये उन्नयन कोण हम लोग का ये 30 अंश है भाई। ठीक, ये छोटा वाला, ये वाला, ठीक, 30 अंश है। अब इस पे एक ये ध्वजदंड है, ये ध्वजदंड है, यहाँ से MQ क्या है, एक ऐसे लिख भी सकते हो कि ध्वज दंड है ये, ठीक, ये, और यहाँ से इसको लिख सकते हो कि ये क्या है, ये मकान है, ऐसे दिखा भी सकते हो। ठीक, चलो तो यहाँ पे देखो इसका ध्वजदंड के शिखर से उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। तो देखो ये 45 अंश पूरा दिखाया गया है। तो अब ये हम लोग का फिगर हो गया। अब बस इस फिगर के अनुसार सारी चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग के समकोण, मतलब दो हम लोग के त्रिभुज है, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। तो सबसे पहले QRP, ये छोटे वाले हम लोग समकोण त्रिभुज में लेते हैं, ये 90 अंश है, लंब है भाई, तो ये समकोण हुआ। तो हम लोग समकोण त्रिभुज QRP यानी छोटे वाले में पहले लेते हैं। तो QRP में QR बटे RP, मतलब QR यानी जो ये लंब है और बटे में ये RP, या इसको PR भी लिख सकते हो, आधार। तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, और थीटा के जगह पे 30 अंश, तो tan 30 अंश, सिंपल। तो QR बटे में PR, तो QR बटे में PR बराबर tan 30 अंश के जगह पे 1/√3, tan 30 अंश का डायरेक्ट हमने मान रख दिया है। और QR का मान क्या है, यहाँ पे QR यानी जो हम लोग की मतलब भवन थी उसकी ऊंचाई हमें दिया था 10 मीटर, यहाँ पे दिया था ना कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो 10 मीटर ये ऊंचाई दी है, तो 10 रख लेते हैं इसके जगह पे, QR के जगह पे। तो QR के जगह पे हमने यहाँ पे 10 रख दिया, और PR यानी ये तो हमें मालूम नहीं है आधार, ठीक, या बिंदु P से ये भवन की दूरी, ये तो हमें ज्ञात ही करनी है, तो पूछा ही गया था। तो चलो उसको उसी तरह रहने देते हैं, बराबर 1/√3। अब देखो ये √3 से इधर गुणा होगा तो 10√3 हो जाएगा, और इधर गुणा होगा तो PR, यानी PR बराबर आपका 10√3 आपका आ गया। यानी ये दूरी आपकी कितनी आ गई, 10√3, यानी बिंदु P से भवन की दूरी 10√3 हो गई। क्लियर। अब देखो ध्वजदंड की हमें अब लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने ये छोटे त्रिभुज में ले लिया, अब एक बार ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसमें हम लोग चीज़ों को लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज MRP में, ठीक है। तो चलो MRP में लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे कि समकोण त्रिभुज MRP में, ठीक, हम लोग क्या करेंगे, MR यानी जो ये हम लोग का MR, यहाँ देखो MR ये यानी लंब, और ये आधार RP है, जिसको हम PR भी लिख सकते हैं, बराबर हम लोग का tan 45 अंश, tan थीटा हो जाएगा, और इसके लिए हमें दिया था 45 अंश, ठीक। और MR को हम लोग दो भागों में भी लिख सकते हैं, MQ, ये Q इसको माना है ना, तो Q लिख देंगे, और QR, ठीक, और आधार की जगह पे हम लोग ये 10√3 रख देंगे। तो देखो यहाँ पे वही किया गया होगा। देखो MR बटे में PR, इसको RP भी लिख सकते हो, बराबर tan 45 अंश। अब देखो MR यानी जो हम लोग का यहाँ पे था ना, यहाँ पे M था, यहाँ पे Q था, और नीचे हम लोग का यहाँ पे R था, ठीक। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 10 थी जो भवन थी, और ये आपका ध्वजदंड की लंबाई थी। तो चलो, तो ये पूरा MR की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, MQ और प्लस QR,
और बट्टे में ये पी आर है तो पी आर की जगह पे पी आर ही अभी लिखते हैं, और tan 45 अंश की जगह पे 1 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो एम क्यू को उसी तरह रखते हैं, और क्यू आर की जगह पे हम लोग का भवन की लंबाई हमें दिया था तो 10 रख देंगे, और पी आर को हमने निकाला था 10√3 तो 10√3, और 1 है तो बराबर 1। अब देखो ये उधर गुणा हो जाएगा तो एम क्यू प्लस 10 बराबर 10√3 हो जाएगा। अब 10 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो एम क्यू बराबर 10√3 माइनस 10, तो इन दोनों में 10 कामन ले लेंगे, तो एम क्यू बराबर 10 कामन लेंगे तो यहाँ √3 माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक। अब देखो एम क्यू बराबर 10 और √3 का मान 1.732 शायद हमें सवाल में दिया था, √3 का मान हमें 1.732 लेना है, तो हमने ले लिया है और -1 कर दिया, तो 10 और इसमें से -1 घटा दिया, मतलब वही 1 घटा दिया तो 0.732 आ गया, ठीक। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो लिख देंगे एम क्यू क्या है, ध्वजदंड है, तो अतः ध्वजदंड की लंबाई 7.320 तथा बिंदु पी से भवन की दूरी 10√3 मीटर होगी, ऐसे लिख देंगे। ये 6 मार्क का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक मेरे भाई, क्लियर आपको। चलो तो हमने ये भी दोनों प्रश्नों को कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो दोनों प्रश्न थे उनको भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 2 प्रश्न है, चलो इनको भी कर लेते हैं और फिर हम लोग का ये पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा। तो चलो इनको भी दोनों को करते हैं। यहाँ देखो ये क्या है, 5वां प्रश्न कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। एक बर्तन जो है उल्टे शंकु का आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी यानी जो खुला हुआ सिरा है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो पानी में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो एक शंक्वाकार बर्तन है भाई, एक शंक्वाकार बर्तन है जिसकी हमें ऊंचाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शंकु का आयतन निकाल लेंगे और शंकु का जितना आयतन होगा उसमें पानी उतना ही भरा होगा, ठीक है। उस शंक्वाकार बर्तन का जितना ही आयतन होगा उसमें उतना ही क्या होगा कि पानी भरा रहेगा, ठीक। तो हम लोग शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकाल लेंगे, यानी उसमें उतना पानी भरा हुआ है। तो होता क्या है कि इसमें अब कुछ मतलब गोलियां डाली जाती है और प्रत्येक गोली की जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है, तो गोलियां डाली जाती है। तो गोलियां डाली जाती है तो बर्तन में डाले गए शीशों की गोलियों की हमें संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ शर्त दे दिया कि इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता है अगर हम लोग गोलियां डालते हैं तो, ठीक। तो कितनी गोलियां डालते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग शंक्वाकार बर्तन का हम लोग आयतन ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि उसके आयतन के बराबर ही उसमें पानी अटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई बराबर, तो 8 सेंटीमीटर वो दिया है और शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लिख देंगे कि शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी की मात्रा यानी कुल मात्रा जो होगी उसके आयतन के बराबर होगी। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हम लोग लिख लेंगे, ठीक। 1/3 पाई की जगह पे पाई, और आर हम लोग का दिया है 5 तो 5 × 5 हो जाएगा, और एच का मान 8 है तो 8 हो जाएगा। अब इन सब का गुणा करते हैं, ठीक। तो पन्नावाड़े 40 और पंचों का 20 200, और ये बटे 3 है तो 3, और पाई को उसी तरह रहने देते हैं, यानी 200 पाई बटे 3, यानी शंक्वाकार बर्तन में कितना पानी अटेगा, तो 200/3 पाई के बराबर अटेगा। क्लियर मेरे भाई। अब देखो उसमें मतलब ये जो हम लोग का शंक्वाकार बर्तन हो गया, ठीक है, जिसका आयतन 200/3 पाई है, मतलब इतना इसमें पानी अट सकता है। तो इसमें कुछ गोलियां डाली जाती है, गोलियों की संख्या में नहीं दिया है, वही ज्ञात करना था। गोलियां कितनी डाली जाती है वही ज्ञात करें, तो गोलियां डाली जाती है। उसमें ये दिया कि प्रत्येक गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, तो लिखे कि गोली की त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो एक गोली का आयतन पहले निकाल लेंगे कि एक गोली का आयतन कितना है, तो एक गोली का आयतन बराबर, एक गोले के आयतन के बराबर होगा, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 पाई की जगह पाई और आर क्यू, यानी आर का 3 बार गुणा, तो आर 0.5 है तो 0.5 0.5 0.5। अब इन सब का गुणा करते हैं, ठीक है। इनका गुणा करेंगे और फिर ये 4 से गुणा करेंगे तो ये 0.5 के बराबर आएगा, ठीक। चलो अब देखो जैसे ये 4×5 20 हो गया, ठीक है, और ये 25 हो गया, और दशमलव 0 यहाँ, क्योंकि नहीं यहाँ एक अंक पर, यहाँ पे हम लोग एक अंक पर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पंचों का 20 एक अंक पे और यहाँ पे 2 अंक पे 0.5। तो ये देखो 25 दूना का 50 500, और 2 1 3 1 2 3 पे मतलब दशमलव, ठीक। तो 0.500 आ जाएगा, ठीक। मतलब इन 4 0.5 0.5 0.5 का हम लोग गुणा करेंगे तो, और बटे में 3 है तो 3, और पाई को उसी तरह रहने देते हैं। यानी एक गोली का आयतन इतना हो गया, एक गोली का आयतन इतना है, और शंक्वाकार बर्तन में पानी कितना अट सकता है, इतना अट सकता है।
तो हमें ऐसे ही हम लोग इसमें शंक्वाकार बर्तन में हम लोग गोलियां डालते हैं, गोलियां डालते जाते हैं। तो डालते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है, क्या आता है कि उसका क्या, उसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो गोलियों की संख्या हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पे प्रश्नानुसार माना शंक्वाकार बर्तन में डाली गई कुल गोलियों की संख्या n है, तब प्रश्नानुसार डाली गई गोली की संख्या कुल n है, तब प्रश्नानुसार एक गोली का आयतन, ठीक है, ये दे जो हमने निकाला है, और n डाली गई है, मतलब कितनी डाली गई हमें पता नहीं, हमने मान लिया कि n डाली गई है, n की जगह पे 5 7 कुछ भी हो सकता है। तो ये डाली गई कुल गोलियों का आयतन हो गया, ठीक। तो कुल गोलियों का जो आयतन हो गया, ये उतने ही आयतन के बराबर उसमें से पानी निकलेगा। तो कितना पानी निकल रहा है ये हमें बता देगी। गोलियां डाली जाती हैं तो उसका जो भी मतलब पानी का पूरा आयतन था, उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है। तो पानी का आयतन पूरा इतना था, उसका 1/4 हम कर देंगे, इतना हिस्सा बाहर निकल जाता है। तो इतना हिस्सा बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब कि जो मतलब निकला हुआ हिस्सा मतलब है, वो इन गोलियों की डाली गई गोलियों की संख्या के बराबर ही होगा, ठीक। तो इसलिए दोनों हमने बराबर कर लिया है, और बस इसी को हल कर कर और n का मान ज्ञात कर लो। n का मान जो ज्ञात करोगे वही डाली गई गोलियों की संख्या होगी, सिंपल। तो अब इसको हल करो, तो देखो यहाँ पे हल किया गया है। तो ये तो देखो 3 और 3 है, तो ये तो ऐसे बराबर के है, इधर तो कट जाएगा ऐसे ही, क्योंकि इधर 3 बट्टे में है, तो इधर आएगा तो ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, ठीक। तो वही 3 से 3 कट जाएगा, आपका पाई से पाई भी कट जाएगा, ठीक। और देखो उसके बाद आपका ये देखो 0.500 जो है इधर आकर बट्टे हो जाएगा, ठीक। तो वही 200 बट्टे 0.55 हो गया, और ये 1/4 है, तो वही 4 हो गया है नीचे। अब इसको हल करो, तो हल करोगे तो आपका 100 निकल कर चला आएगा, सिंपल, ठीक है मेरे भाई। तो ये हम लोग का हुआ। अतः लिख दोगे अंत में कि अतः बर्तन में डाली गई कुल गोलियों की संख्या 100 है। इसको हल कैसे करोगे, जैसे ये दशमलव यहाँ पे है, तो हटाने के लिए यहाँ पे देखो, इसको हम लोग नीचे भी 1000 से गुणा करोगे, 1000 से गुणा करोगे, तो 1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि तो ये हट जाएगा दशमलव। अब देखो ये 500 से ये कट गया। अब देखो ये 5 दूना का 5 का 20 40 हो गया, ठीक। और इसके बाद 4 दहा में 40 और ये 10 दहा में 100, ठीक। मतलब इसको कटाओ पिटाओगे तो ये 100 निकल कर आएगा, सिंपल है। तो डाली गई गोली की संख्या कितनी हो गई, 100 हो गई। तो इस तरह से इस सवाल को करोगे मेरे भाई, क्लियर है। चलो उसके बाद एक और सवाल बचता है लास्ट में इसका, ये देख सकते हो। चलो इसको भी कर लेते हैं और फिर हम लोग का सारा समाप्त हो गया, ये आपका मॉडल पेपर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना। एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है। एक गोला कांच का बर्तन है जिसकी गर्दन बेलन के आकार की है, ठीक है। जिसकी लंबाई 8 सेमी और व्यास 2 सेमी, व्यास 2 सेमी है, यानी त्रिज्या हम लोग की 1 सेमी हो जाएगी, ठीक। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का जो व्यास है 8 सेंटीमीटर दिया है, यानी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, ठीक। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त का मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 लेना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये एक बर्तन है, बर्तन किस टाइप का है, जैसे ये नीचे वाला भाग उसका गोलाकार है, ठीक है, और ये ऊपर वाला भाग इसका जो मुंह है वो बेलनाकार है, और इसका व्यास हमें दे रखा है, व्यास यानी ये मतलब ये व्यास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और इसकी हमें ये लंबाई बेलनाकार जो मतलब ये बर्तन का ये मुंह है, इसकी लंबाई दे रखा है 8, ठीक। तो ये तो ठीक है, ये हमें ये बेलनाकार बर्तन हो गया, तो इसकी ये ऊंचाई हो गई, तो 8 दे रखा है, और ये व्यास दे रखा है 2, तो त्रिज्या r जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, ठीक। तो ये बेलन का हम लोग क्या करेंगे कि इस बेलनाकार का आयतन निकालेंगे, इस बेलनाकार भाग का आयतन, और ये जो हम लोग का वृत्तभाग है ये वाला, इसका हमें व्यास दे रखा है, मतलब व्यास ये दे रखा है 8.5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी 8.5 का हम लोग की आधी हो जाएगी, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बेलन का आयतन निकालेंगे और इस गोले का आयतन निकालेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का पूरे इस बर्तन का आयतन निकल कर आ जाएगा, सिंपल। तो वही यहाँ पे देखो किया गया है, लिखा गया है कि बर्तन के बेलनाकार गर्दन की लंबाई 8 सेमी दिया है, बर्तन के बेलनाकार गर्दन का जो व्यास है वो 2 सेमी दिया है, इसलिए हम लोग इसकी त्रिज्या कर लेंगे 2/2, वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तब जो गोलाकार भाग का व्यास यानी बेलनाकार जो बेलनकार बर्तन है गोलाकार उसका उस नहीं 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 वो तो ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाला हुआ है, चलो यहाँ पे भी निकाल सकते हो, यहीं पे डायरेक्ट अब मतलब बेलनाकार भाग का आप लोग क्या निकाल सकते हो, आयतन निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट निकाला गया है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद देखोगे कि गोलाकार भाग का व्यास नीचे जो हम लोग का
ये गोलाकार व्यास का ये जो भाग दिया, मतलब गोलाकार जो भाग था उसका व्यास 8.5 है, तब त्रिज्या हम लोग 8.5 का आधा कर लेंगे तो 4.25 हो जाएगा। ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4.25। तब बर्तन का कुल जो आयतन होगा इस बेलनाकार भाग के आयतन के और इस गोलाकार भाग के आयतन के योग के बराबर होगा। तो सिंपल वही लिखा है कि बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार गर्दन का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन। ठीक, तो बेलन का आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच और प्लस का प्लस गोलाकार भाग का आयतन यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। सिंपल। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच तो पाई की जगह पे 3.14 रखेंगे। ठीक, 3.14 और आर स्क्वायर तो आर यानी ये वाला ये बेलन वाली चीज़ हम लोग दे रहे हैं, तो बेलन की हम लोग त्रिज्या लेंगे तो एक स्क्वायर है तो 2 बार इसका गुणा और एच है तो एच का मान हम लोग 8 है तो 8। तो यहाँ तक ये बेलन का आयतन हो गया और इधर आपका इसके इधर गोलाकार भाग यानी गोले का आयतन तो 4/3 पाई, तो पाई का हम लोग 3.14 मान लेंगे। आर क्यू तो आर हम लोग का क्या मान है 4.25, तो 4.25 4.25 4.25 3 बार गुणा। ठीक, अब इसी को यहाँ पे सिंपल सा ये सवाल है लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करते जाओगे, ठीक है, तो अंत में ये आपका मान निकल कर आ जाएगा 346.51 घन सेंटीमीटर। आयतन है तो घन सेंटीमीटर। तो देखो चूंकि लड़के ने क्या आयतन निकाला था, लड़के ने 345 निकाला था, लेकिन यहाँ पे आ क्या रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 346। तो हम लिख सकते हैं कि अतः लड़के द्वारा मापे गए बर्तन का आयतन गलत है, यह गलत था। ठीक, ऐसे लिख देंगे और ये आंसर हो जाएगा और ये 6 मार्क का सवाल आपके एग्जाम में आएगा। तो ये रहा आपका ये 6 के 6 प्रश्न और ये 6 के 6 प्रश्न ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना, एक भी मिस नहीं होगा। ये सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सबको आप क्लियर अच्छे से कर लेना। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और ये वीडियो साथ में काफ़ी अच्छी लगी होगी। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके साथ साथ फिर अंत में मैं आपको बता दूँ, अगर लक्ष्य बैच आप ज्वाइन नहीं किए हो तो लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना। मात्र 99 रुपये जिसकी फ़ीस है। हमारी ऐप है UPMSP स्टडी, UPMSP स्टडी उस पर। ठीक मेरे भाई, चलो तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।